यही थी शायद आखिरी चीज जो हमने पढ़ी थी, राइट? फाइंडिंग द सेंटर ऑफ एनी कोनिक। और उसके पहले हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। एक तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे लाया करता है, प्रोडक्ट हमेशा सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर या सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, ए भी बड़े छोटा पे डिपेंड करेगा दूसरा वाला। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? ये हमने आखिरी पॉइंट पढ़ा था। उसके पहले किस रीजन में हम पॉइंट रखेंगे कि हम दो टेंजेंट खींच सके एक ही साइड पे या दो अलग अलग ब्रांचेस पे, तो वो रीजन हमने देखा था। उस पे क्वेश्चन वो अलग से 30 क्वेश्चन वाले शीट में है। उसके पहले अगर अपन आए तो हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस हमेशा बाइसेक्टर्स होती है एसिम्प्टोट्स की, ठीक है। और ऊपर अगर अपन आए तो हमने रिलेशन देखा था कि कंबाइंड पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स एंड हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या रिलेशन होता है, और अगर हमें हाइपरबोला दे दे तो एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे, तो उस कांस्टेंट को निकालने के लिए हमने डेल्टा इक्वल टू 0 करा। उसके बाद अगर अपन और ऊपर आए तो C प्लस एच, उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी एसिम्प्टोट से रिलेटेड, हाइपरबोला और एसिम्प्टोट से रिलेटेड। E इक्वल टू, यहाँ पे हमने एक रिलेशन देखा था जो हमें याद रखना है, रिमेंबर E इक्वल टू sec अल्फा बाई 2 वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स। और भी अलग अलग रिलेशंस थे। एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए क्या होती वो देखा था हमने। और अगर ऊपर जाए अपन तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, हमें इसी से ही अब आगे बढ़ना है। इन जनरल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी रूट 2 फिक्स है, और ए इक्वल टू बी होता है स्टैंडर्ड। अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड हाइपरबोला का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है तो ए और बी को बराबर कर दो, ये हमने देखा था। बाकी तो इन जनरल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ये सब कंडीशंस होती हैं, ये तीनों, तब जाके हम बोलेंगे कोई भी हाइपरबोला हमारा रेक्टेंगुलर होता है। स्टैंडर्ड में एक स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी, ये कैपिटल ए प्लस बी अलग है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम 0 है, जो हमने यहाँ पे उसी के प्रूफ से इक्वल टू बी लाए। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस के बराबर होता है। एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए हम उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देते हैं। इस तरीके से हमने याद रखा था। उसके पहले अगर अपन ऊपर आए तो डायरेक्टर सर्कल की कॉन्सेप्ट हमने देखी थी कि हम हाइपरबोला पे हमेशा एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींच सके, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर a लेस देन b हो गया तो हम नहीं खींच सकते, a इक्वल टू b वाले में भी नहीं खींच सकते, क्योंकि तब हमारा सेंटर ऑफ कोनिक ही हो जाएगा। बेसिकली एक पॉइंट ही एग्जिस्ट करेगा और उस पॉइंट से हम एसिम्प्टोट्स खींच सकते हैं, टेंजेंट्स नहीं खींच सकते 90 डिग्री पे, और एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री पे खींची जा सकती है। और तो और ये तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि a इक्वल टू बी मतलब अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही हो जाएगा, और उनमें तो 90 डिग्री होता ही है एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, वो हमने आगे देखा ही था। और बाकी तो खैर अलग अलग पॉइंट्स थे जिसका प्रूफ, हाँ, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसे आती है उसका प्रूफ नहीं बताया था। क्या प्रूफ कोई बताएगा मुझे, कैसे ये इक्वेशन आई होगी या इलिप्स में आई होगी? प्रूफ कोई बताएगा इसका? प्रूफ क्या हो सकता है? हमने सर्कल में देखा था, किसी को याद है क्या करा था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म लिखते हैं, याद आ रहा है किसी को? और उस स्लोप फॉर्म में लिख के अल्फा कॉमा बीटा जिसका लोकस निकालना है एच कॉमा के, उसको सेटिस्फाई करते हैं। और एक आखिरी पॉइंट बताओ क्या करते हैं? M1 M2 -1 लास्ट। बिल्कुल क्वाड्रेटिक बनती है जिसमें m1 m2 इक्वल्स टू -1 कर देते हैं। दिस वाज द लॉजिक, जिससे अपने पास आखिरी में एच के को एक्स वाई रख देते हैं। ये प्रूफ होता है डायरेक्टर सर्कल का। यहां तक कोई डाउट? ये अपना पुराना पिछली क्लास का मैंने पूरा रिकैप करवा दिया एक बार वापस से। क्या अब हम शुरुआत करें? लास्ट पॉइंट जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला है वो एक और बार बता दें। हाँ, एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। ये रहा, फाइंडिंग द सेंटर ऑफ एनी कोनिक। उस पूरे 2 डिग्री इक्वेशन को अगर अपन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बोलते हैं, पूरी 2 डिग्री इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ब्ला 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 इक्वल टू 0 में लिखते हैं। अगर उसको x के रिस्पेक्ट में करें हम डिफरेंशिएट और 0 से इक्वेट कर दें, और एक बार y के रिस्पेक्ट में करें और 0 कर दें, तो उन दोनों कंडीशन से जो इक्वेशंस आएगी, दो लाइंस बनेगी, उनको जब सॉल्व करोगे तो POI जो आएगा वो POI ही सेंटर ऑफ कोनिक होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में वो पॉइंट होता था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ऐसा आगे बढ़े, अब स्टार्ट कर सकते हैं।
Yes. ओके ठीक है, तो हमने एक चीज देखी थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हमने एक चीज और देखी कि इन जनरल स्टैंडर्ड तो होता है अपना ये, अगर जिसमें a इक्वल टू बी हो गया था, अगर इस वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हम एक्सिस का रोटेशन कर दें, ये अपना स्टैंडर्ड है, a इक्वल टू बी है, एक्सिस का रोटेशन कर दे कितने एंगल से, 45 डिग्री क्लॉकवाइज कर दे, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस है, वो वैसा बन जाता है सी स्क्वायर, अगर क्लॉकवाइज करते मतलब माइनस 45 डिग्री एंगल लेते हैं अपन, तो हमें मिलता है ये रिलेशन एक आफ्टर रोटेशन, तो जो इक्वेशन बदलती है वो कुछ ऐसी दिखती है, और उस इक्वेशन को हम यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 को c स्क्वायर बोल देते हैं, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण xy इक्वल टू सी स्क्वायर बनता है, बट इतना तुम्हें याद रखना है कि c इज नथिंग बट a बाय रूट 2, डिस्टेंसेस वगैरह ये। एनी डाउट टिल हियर? प्रूफ वगैरह मैं बताऊंगा नहीं, वो तो तुम ट्राई कर सकते हो, हमने पढ़ चुका है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड ऑल। एनी डाउट टिल हियर? सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना। ये हमने सब पढ़ चुका है एक्चुअली, बस मैंने वापस से लिख दिया, पिछली क्लास में यही सब पढ़ा था। हो गया सर। चल, तो अब अपन इसी का पूरा टेबल एंड ऑल बनाएंगे, ठीक है? तो मैंने तुम्हें कहा था कि इसका फिगर कुछ ऐसा बनता है जो अपन लॉजिकली भी सोच सकते हैं, ऐसा और ऐसा। मैं माइनस सी स्क्वायर का नहीं बनाऊंगा, वो तुम सोच लेना, मैं एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की टेबल बनाऊंगा, ठीक है? तो अब अगर अपना ऐसा बना है, तो यही मेरी एक्स और वाई एक्सिस जो पहले ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस हुआ करती थी, अब वो एसिम्पटोट्स बन चुकी है आफ्टर रोटेशन। और इसको क्या कहेंगे, इस रेड वाली लाइन को? ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये दूसरी वाली लाइन क्या हो जाएगी मेरी? कॉन्जुगेट एक्सिस। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है जो कट कर रही है रियल पॉइंट्स पे, और जो इमेजिनरी है उसको अपन कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है? अब क्या होगा यहाँ पे, फोकस एंड ऑल सब सी की इस वाले के लिए बना रहे हैं अपन, कंपेयर जब भी करोगे तो इससे कंपेयर करके अपन को टेबल बनानी है। उतना यूजफुल नहीं है, बट क्वेश्चन में भी आज बहुत सालों से आया, बहुत सालों से नहीं आया बट आ सकता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। हमें एक चीज तो पता है कि डिस्टेंसेस कभी चेंज नहीं होते हैं, तो ये मेरा सेंटर था 0,0। ऑल राइट, अगर अपन इस पॉइंट की बात करें, तो तुम्हें पता है कि ये डिस्टेंस किसके बराबर होता था? याद करो अपना स्टैंडर्ड पॉइंट, बोलो जल्दी। सर ए ए ये अपना A होता था। अब ये तो हमें पता है कि ये 45 डिग्री से रोटेट करा है, तो ये 45 डिग्री होगा, तो ये इक्वेशन बेसिकली y इक्वल टू एक्स होगी, तो ये वाली मेरी y इक्वल टू माइनस एक्स होगी, जस्ट परपेंडिकुलर। सेंटर वही है, हमने ओरिजिन को रोटेट नहीं करा, सेंटर को, एक्सिस को रोटेट किया था बस, तो ये 45 डिग्री है, y इक्वल टू एक्स है। अब ये मुझे पता है A है, तो A को हम क्या लिख सकते हैं, √2c। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट आएगा मेरा, पॉइंट A ले लेते हैं, या वर्टेक्स ही ले लेते हैं ना इसको, V, क्या हम बोल सकते हैं कि V पॉइंट मेरा टू रूट, सॉरी, ये √2c, ये √2c है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ V पॉइंट के लिए √2c cos 45 डिग्री कॉमा √2c sin 45, लॉजिकली कुछ नहीं रटना है, मतलब खुद बनाओ, मैं तुम्हें बोल सकता था इसकी टेबल बनाने को। तो ये पॉइंट हो जाएगा, cos 45 को 1/√2 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये पॉइंट, बताओ जरा? C कॉमा C, ये हो गया। तो सिमिलरली ये पॉइंट क्या होगा, -C कॉमा -C, नीचे ले लेना थर्ड क्वाड्रेंट में।
अब अपन आते हैं फोकस पे। ये अपना वर्टेक्स निकल चुका है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं c कॉमा c। ठीक है, सब c के टर्म्स में ही देना है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ फोकस के कोऑर्डिनेट्स, क्या वो बताओगे तुम खुद? एक बार ट्राई करोगे? बहुत इजी है। इसको मैंने बोल दिया o। तो हमें पता है कि o s डैश की लेंथ कितनी होती थी? a। पता है कि नहीं? o s डैश हमारा ए ई होता था इन जनरल हाइपरबोला में। इसेंट्रिसिटी √2 होती है, तो ये √2a हो गया, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ रहे हैं हम। और a हमारा क्या होता है? a √2c। तो बेसिकली ये आ गया 2c। तो OS डैश की लेंथ मेरी 2c आ गई है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? 45 डिग्री बन रहा है, प्रोजेक्शन ले लो। तो 2c cos 45 कॉमा 2c sin 45। एग्री करते हो? यस सर। फोकस। तो 2c cos 45 कॉमा 2c sin 45, और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये हो गया। तो cos 45 sin 45 1/√2। 2/√2 को क्या लिख सकते हैं? 2/√2। हाँ, तो √2c कॉमा √2c करके लिख सकता हूं। बोलते जाओ जल्दी। यस सर। तो ये हो जाएगा मेरा -√2c कॉमा -√2c। और क्या निकालना है जरा बताओ? अपन सब निकाल सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स निकालनी? डायरेक्ट्रिक्स, चलो डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। अब डायरेक्ट्रिक्स हमारी इक्वेशन ऑब्वियसली ऐसी आएगी जो इसके पैरेलल होगी, और ये आएगी, दो बनेगी डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंसेस सेम होता है, तो मुझे पता है कि अगर मैं इस पॉइंट को डी बोलूं तो मुझे ओडी पता है क्या होगा। ओडी क्या होगा बताओ? ओडी 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 ए बाई ई, ये हमें पता है। डिस्टेंस वाइज की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट्रिक्स का सेंटर से डिस्टेंस ए बाई होता था। और ये तो √2 हो गया, और ए होता है √2c, मतलब ये मेरा आ गया c। ओ, ये c होगा। तो सर वर्टेक्स भी तो c लिखा था आपने। वो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, वो c ये है और वो c अलग अलग है, वो √2c है टोटल डिस्टेंस। तो ठीक है, चलो। तो अगर ये पॉइंट डी पॉइंट निकालना है मुझे, तो वो c आ गया है। तो डी पॉइंट कैसे निकालेंगे? c cos 45 कॉमा c sin 45। तो ये आ गया अपना डी पॉइंट c/√2 कॉमा c/√2, और ये जस्ट नेगेटिव में आ जाएगा। समझ आ रहा है? बहुत इजी कैलकुलेशंस हैं, हम सब डिराइव कर रहे हैं खुद। नहीं याद तो तुम खुद टेबल बना सकते हो विद इन 15 to 20 सेकेंड्स में। जो पूछा है वो निकाल सकते हो। याद करने की कोई भी नीड नहीं है, मैं तो बोलता हूँ इसकी टेबल, इसलिए प्रूफ बता रहा हूं मैं। तो ये c/√2 कॉमा c/√2 हो गया। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर ये इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन को ये बोल सकता हूं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को, y इक्वल्स टू -x प्लस c? बोलो। पैरेलल यस हो सर। गया। तो हमें पता है, या इसको अपन लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, वैसे लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो k कैसे निकाल सकते हो बताओ? ओरिजिन से डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है ये मेरा? c के बराबर है, अभी हमने देखा। तो 0k/√2 का मॉड इज इक्वल टू c। तो k आ गया मेरे पास ±√2c। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई देयरफॉर मेरे पास x प्लस वाई प्लस √2c इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस √2c इक्वल टू 0। एनी डाउट? जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और कुछ? अब तो तुम निकाल सकते हो मेरे ख्याल से खुद भी, कि नहीं बताऊं मैं और भी पॉइंट्स? लेटर सेक्टम की लेंथ बताओ चलो। क्या होती थी? 2b² a इक्वल टू b हो गया, तो 2a बचा। a मेरा √2c होता है, मतलब 2√2c। और उसकी भी इक्वेशन, प्रोजेक्शन है, और हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अब बोलिए। सर थोड़ा टाइम दीजिए ना लिखने के लिए। हाँ हाँ, लिख लो चलो। वो ऊपर
और करूं? ठीक है, लिख लो जल्दी। ये हो गई अपनी टेबल। लिख लिया क्या? लिखा कि नहीं लिखा? जवाब दो। यस सर, लिख लिया। लिख लिया सर। अरे तो बोलो ना जल्दी। चलो, तो अपन अपने सर ओएस टेस्ट को तो हम सेंटर मतलब डबल होता है उसका, वैसे भी कर सकते हैं ना सेंटर से डिस्टेंस। हाँ 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 हाँ, जैसे करना है वैसे कर लो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने तो एक वे से बताया तुम्हें पूरी प्रूफिंग एंड ऑल। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है वो है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का पैरामेट्रिक पॉइंट, जिससे कि हम टेंजेंट एंड ऑल भी देख सकेंगे फिर। अब उस पे आते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट। तो अगर इसकी बारे में हम बात करें तो वो होता है सी टी कॉमा सी बाई टी। क्या होता है बोलो? सी टी कॉमा सी बाई टी। यहाँ टी पे कॉमा कुछ सी ए बाई टी। कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ए सेक थीटा, बी टेन थीटा जैसा नहीं होता है। यहाँ जो पैरामीटर है वो मेरा टी पैरामीटर है। टी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। पैरामेट्रिक पॉइंट। इतना क्लियर है सबको? डेरिवेशन। क्या इसका डेरिव अरे तो खुद बना लोगे, बहुत इजी है। सोचो, थोड़ा सा सोचो। प्रोडक्ट इजी है। कर देंगे सी स्क्वायर आ जाएगा। एक्स बाई सी इज इक्वल टू सी बाय वाई करके लिख सकता हूं उसको, टी के यस बराबर सर। तो अरे मतलब जिसने बनाया उसने ऐसे ही बना लिया, मैंने ऐसा भी बताया था तुम्हें 80 स्क्वायर 280 में भी। अब तुम बोला सर ये क्या बात हुई, तो अब ये कोई बात नहीं है, ये है हर किताब में दिया है, स्टैंडर्ड है, तो हम यही मानते हैं। तुम्हें अगर लग रहा कि सर अपन ऐसा बनाए तो एक्स को मैं बोल दूं कुछ के अल्फा और वाई हो जाएगा सी स्क्वायर बाय अल्फा, तो सही है। अल्फा कॉमा सी स्क्वायर बाय अल्फा इज ऑल्सो पैरामीट्रिक पॉइंट वेयर अल्फा इज आर पैरामीटर। बट जो जनरल यूज होता है किताबों में हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कैसे बनाया वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, तो ये हमें याद रखना है। तो अब हम आते हैं एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। अगर हम इसके टेंजेंट्स के सभी फॉर्म्स की बारे में बात करें तो सबसे पहला फॉर्म क्या होता है हमारा? पॉइंट फॉर्म। अब प्रूविंग तो तुम्हें पता है ना, याद है, डेरिवेटिव करके अपन करते हैं, और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, याद है प्रूविंग? यस सर। पर अभी अपन वो नहीं करेंगे, हमने तो डायरेक्ट तरीका पढ़ा है, t इक्वल टू 0। तो सर एक्स वाई का क्या लिखते हैं? तो जाओ थोड़ा सा पीछे जाओ तो तुम्हें याद आएगा, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वाई एक्स वन प्लस वाई वाई। अपॉन में 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने देखा था कि ऐसा होता है। तो अब अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? बोलो। 0। ये हो गया, ठीक है। एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पॉइंट फॉर्म। अब अगर इस पॉइंट फॉर्म में तुम क्या रखोगे? पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक फॉर्म बनाना हो तो
x1 की जगह ct, y1 की जगह c/t। तो जरा कोई रख के बताएगा, या याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ज्यादा लोड मत लेना, अरे सर याद ही नहीं हो रहा। अरे बेटा निकाल लेंगे विद इन मतलब 5 सेकंड में तुम निकाल लोगे। बताओ क्या आएगा रख के, मैं लिखवा देता हूं तुम्हें। मैंने भी आज तक याद नहीं करा टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि सर x by फटाफट t निकल plus जाता है। yt minus 2c equal to 0। ओके ओके, हाँ वो आएगा, पर उसको पूरा सिंप्लीफाई करके क्या आता है मैं वो बता देता हूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा। हाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, छोटा सा आता है। इसने निकाला क्या, x plus y t, ओ सॉरी, x plus y t square। t square is equal to 2ct। देखो ये आ रहा है कि ये आएगा, यस सर yes sir। बहुत ज्यादा टाइम ये लगा भी नहीं, अगर तुमने देखा होगा। ठीक है, इजिली आ गया। बट ये मैंने क्यों लिखवा, उसका एक रीजन है। मैं बोल देता कि कर लेना, हाँ तुम भी हाँ कर देते, हो जाता। इससे एक खास बात पता चल रही है, अगर तुमने नोटिस किया हो तो। जरा स्लोप बताओ क्या आएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये तुम्हें कुछ चीख चीख के बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या तुम सोच पा रहे हो? दो जो स्ट्रेट मैं सोच, लाइंस है। दो स्ट्रेट लाइन, अरे बेटा स्लोप है ये, वो नेगेटिव ही स्लोप आ रहा कह है रहा है। माइनस, हाँ। m will be always less than 0, always। ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। अब फिगर के थ्रू देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये बनाया, ये बनाया, कहीं पे भी टेंजेंट खींचो, जहां तुम्हें पसंद वहां खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, सबके स्लोप क्या है, नेगेटिव। जो ऊपर वाले से क्लैरिफाई भी हो गया। बोलो एग्री करते हो? कभी भी स्लोप पॉजिटिव हो सकता है क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए? नो सर। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए कभी नहीं हो सकता। तो ये अपना पॉइंट हो गया। आगे बढ़े, एक पॉइंट तो ये हो गया जो तुम्हें एक लॉजिकल पॉइंट से दिख रहा था, जो हम याद भी रख लेते हैं ये वाला। तो अब बात करते हैं कोई भी लाइन सीओटी के लिए। सीओटी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म के लिए तो क्या करोगे, यहां से टी रख के वो निकालोगे, बहुत बेकार सा आता है, तो मैं याद भी नहीं करवा रहा हूं। तुम तो बस ये याद कर लो, ज्यादा करना हो तो उसी से क्वेश्चन हो जाएंगे। या सीओटी आ जाए तो इसके लिए भी सबसे बेस्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट। बस कुछ एडिशनल हम याद नहीं रखेंगे। क्या ये अप्लाई करके चेक कर सकते हो ना, कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है, हम कोई भी इसमें कंडीशन याद नहीं कर रहे ना बना रहे, चाहे तो हम बना सकते हैं, पर बहुत बेकार आती है। उससे बेटर है उस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करके d इक्वल टू 0। सर लंबा होगा, अरे बेटा नहीं होगा, देखो ना कितना छोटा सा कर्व है। और ये अपन ने कुछ समय पहले एक क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर बेस्ड, कॉमन टेंजेंट में, तब मैंने ये कर्व लिया था, याद है किसी को? जब कॉमन टेंजेंट पढ़ाया था मैंने, और एक्स वाई इक्वल टू -1 करके एक कर्व दिया था, और एक से टेंजेंट का स्लोप फॉर्म में लिख के दूसरे में रख के d इक्वल टू 0 किया था। यू हैव टू रिफर, अगर नोट्स यस पढ़ोगे सर, तो तुम्हें वो मिलेगा वो। 1/3 का रूट आ रहा था। हाँ 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 बिल्कुल, फिर मैं मिला था बहुत सही सेट हुई, बहुत अच्छी वैल्यू आ रही है, ऐसा कहा भी था मैंने। तो बस इतना सा लिख देता हूँ, तुम समझदार सर हो। हाँ जी बोलो। सर वो टी क्या है, वापस बता सकते हैं? ओ बेटा टी मेरा पैरामीटर है, ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, सर ये देखो। आपने पॉइंट लिखा था इसीलिए। अरे यार समझ जाओ ना भावनाओं को, इतनी तो अंग्रेजी तुम्हें आती होगी यार। पैरामीटर, पैरामीटर बोलते ना अपन, पैरामेट्रिक पॉइंट है ये वाला, वो जल्दबाजी में लिख दिया। पैरामेट्रिक पॉइंट है तो कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होगा। ये हो गया, ठीक है। एनी डाउट? बोलिए, और अगर नहीं है तो अब अपन नॉर्मल देख लेते हैं। अब नॉर्मल कैसे बनाएंगे, किसी को याद है? सबसे पहले तो टेंजेंट लिखेंगे। टेंजेंट खींच के उसी पॉइंट पे उसका परपेंडिकुलर ले लेंगे। वेरी गुड। xy1 प्लस yx1 इज इक्वल टू 2c स्क्वायर था, जिससे स्लोप आ गया x1 y1 पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अगर ये टेंजेंट है तो ये उसकी नॉर्मल होगी उससे परपेंडिकुलर x1 y1 पॉइंट के रिस्पेक्ट में।
तो जी स्लोप आ गया माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y. दिस इज आवर स्लोप. अब क्या करेंगे हम इस स्लोप का, क्या करेंगे हम इस स्लोप का? तो m अगर आ गया है माइनस y1 बाय x1, तो हम इसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे y माइनस y1, पर उसके पहले स्लोप तो निकालो. स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो x1 by जाएगा? x1 x1 अपॉन में y1. m1 m2 माइनस 1 होता है उस कॉन्सेप्ट से. सब्स्टिट्यूट कर दो. x1 बाय y1 x माइनस x1. ठीक है. एनी डाउट, एनी वन, यू कैन आस्क. बस इतना सा है, मतलब रटना नहीं, अपन फटाफट डिराइव कर लेंगे. फिर उसके बाद अब जो बता रहा हूँ वो याद कर लो तो अच्छी बात है. जैसे टेंजेंट में भी मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में बोला था. अब अपन पैरामेट्रिक फॉर्म देख रहे हैं. तो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे यूज करोगे? x1 की जगह ct रखोगे, y1 की जगह c बाई टी रखोगे, और जब पूरा सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन आती है जिसको तुम्हें याद रखना है. उस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं क्योंकि, या फटाफट डिराइव करना आना चाहिए. टी क्यूब सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हो वो वाला बताइए. बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते ही नहीं है. अच्छा किसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? ये वाला, वो नॉर्मल, वो ये वाले फॉर्म में बोल रहे हैं. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लोप में कैसा निकलता है पैरामेट्रिक में? हाँ ये सर. पैरामेट्रिक पॉइंट में तो सी टी कॉमा सी बाई टी रहेगा. पॉइंट फॉर्म में तो x1 y1 ही रहेगा. और अगर स्लोप फॉर्म लिखते भी हो तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है तुम्हें. लाइन की इक्वेशन गिवन है ना, उसको किससे कंपेयर करो? बताया हुआ है. इक्वेशन को कंपेयर करोगे किससे बोलो? जो भी इक्वेशन गिवन है हमारी, पॉइंट फॉर्म से. पॉइंट फॉर्म से इक्वेट करोगे तो हमें x1 और y1 मिल जाएगा. सबसे बेस्ट है सभी कोनिक्स के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो. ओके. जो भी लाइन देते बोले कि वो Yes, पॉइंट sir. ऑफ, या तो सॉल्व कर लो. इतना भी नहीं आए तो कर्व को लाइन के साथ सॉल्व कर लो. d इक्वल टू 0 ही आएगा और एक पॉइंट आ जाएगा. तुम्हें जो मेथड अपनानी है तुम वो अपना सकते हो. चलो तो जो आता है इसमें रख के, तो टी क्यूब एक्स माइनस टी वाई माइनस सी टी रेस टू 4 प्लस सी इक्वल्स टू 0. थोड़ा सा टफ है बट याद कर लो तो अच्छी बात है, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी पेपर में. टी क्यूब एक्स माइनस टी वाई माइनस सी टी रेस टू 4 प्लस सी इक्वल टू 0. ये हो गया. एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो मेंस में आ सकता है. means expected important property. प्रॉपर्टी बोलो जिसका डेरिवेशन भी तुम खुद सोचना, हो जाएगा. छोटा सा ही डेरिवेशन है. प्रॉपर्टी क्या है? वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है, if normal at point t1 to hyperbola. कौन से टाइप का हाइपरबोला? xy इक्वल टू सी स्क्वायर meets it again at point t2. अगर t2 पे मीट करता है then t1 क्यूब t2 is equal to -1. t1 क्यूब t2 is equal to -1. याद है ऐसी कोई प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी? फोकल कॉर्ड होती तो पैराबोला में t1 t2 -1 होता था. अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो t2 इज इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 होता था. याद है? Yes, और sir. वही टाइप की चीज हाइपरबोला में Yes, वापस sir. आती है. वो ये होता है, मतलब अगर एक पॉइंट सी t1 कॉमा सी बाई t1 पे तुमने खींची नॉर्मल. अब जरा तुमने नॉर्मल खींच तो ली, ये मेरी नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं वापस भी तो कट करेगी पैराबोला पे, कट हाइपरबोला पे कट कर सकती है. तो नॉर्मल तो किस पे खींची है? t1 पैरामीटर पे. t2 पे नॉर्मल नहीं खींची हमने, तो t2 पॉइंट वाले कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगी सी t2 कॉमा सी बाई t2 पॉइंट पे. अगर अपन माने पॉइंट, तो वो t2 और t1 में क्या रिलेशन होता है? ये होता है. डायरेक्ट याद रखना है तुम्हें. एट पॉइंट t1 मतलब समझ में आ गया ना? एक पॉइंट कैसे हो सकता है? इसका मतलब है सी t1 कॉमा
c by t1। एट पॉइंट t2 मतलब ct2 कॉमा c by t2, ऐसा लिख देते हैं, बस वो पैरामीटर लिख देते हैं। तो याद रख सकते हो ये प्रॉपर्टी, रिमेंबर। अब बोलोगे सर प्रूफ क्या है इसका? बहुत इजी है। ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है, इसको किसके साथ सॉल्व करोगे, या इसको सॉल्व भी नहीं, इसको क्या सेटिस्फाई करेगा? अगर मैं t1 पैरामीटर पे ये खींच दिया, इसके बाद तुम x को रख देना ct2, y की जगह रख देना c by t2। सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं? यस यस सर। और जब सेटिस्फाई करोगे तो तुम्हें फाइनल मिल जाएगा t1 क्यूब t2 इक्वल्स। फिर उसके लिए तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, और अगर ये याद नहीं तो तुम डिराइव करोगे, तो एक डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन जो डायरेक्ट टिक करने वाला होता है उसमें तुम 10 मिनट लगा दोगे, 5 मिनट तो लगा ही लोगे। इसलिए मैं ये रिलेशन ही याद करवा देता हूँ बच्चों को, हमारे मॉड्यूल में होगा भी, मैंने टिक करा होगा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस। चल आगे बढ़ सकते हैं। सर वो Yes. ग्रीन कलर से लिखा है वो किसका रिजल्ट है? क्या 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 वापस बोलो। सर ये जो ग्रीन कलर से लिखा है वो क्या बेटा है? पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके सर ओके। ऊपर जो लिखी हुई है वो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल, अपन ने हेडिंग लिखी थी ना, ये नॉर्मल। यस सर यस सर। छोटा छोटा बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए बस, कभी आ ये जाए तो डायग्राम ऐसा। से बता सकते? क्या बताना है मतलब डायग्राम में? बताया तो सही बेटा, ये अभी जो फिगर बनाया, अभी तो बताया मैंने फिगर में। लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बना के बता देता हूँ। किसी भी पॉइंट पे तुमने टेंजेंट खींचा, मान लो t1 पैरामीटर पे, तो उससे परपेंडिकुलर लाइन मेरी होगी नॉर्मल एट पॉइंट Yes, sir. समझ आ t1। गया। तो ये पॉइंट पे t2, इधर भी तो वही बताया था मैंने, ये हो गया। तो t1 t2 में रिलेशन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेंस में ही आएगा, और प्रूफ मैंने तुम्हें ओरली बता दिया। सर हाँ जी बोलो। सर अगर वो नॉर्मल एक्सिस ही हो गई फिर? नॉर्मल एक्सिस हो गई अगर, ठीक है, तुम कह रहे हो अगर वो नॉर्मल मेरी ये हो जाए, ऐसे ही कह रहे हो, यस सर। ठीक है। तो क्या दिक्कत है, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होता है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में, जाए ऊपर, चलो जाते हैं ऊपर, देख लेते क्या होता है। ये पॉइंट होता है हमारा c कॉमा सी, दिस पॉइंट इज नथिंग बट c कॉमा सी, ये c कॉमा सी है। तो अगर अपन c कॉमा सी को ct कॉमा c बाई टी से इक्वेट करेंगे, तो t कितना है, मतलब t1 कितना है, 1 है। तो अगर t1 1 है तो देयरफॉर t2 कितना होना चाहिए इस पॉइंट के लिए, -1। तो अगर t2 -1 होगा तो ct2 माइनस ct2 कॉमा c बाई t2 कितना हो जाएगा, -c कॉमा -c। बेटा डिराइव हो तो गया, यही तो था वो पॉइंट, तब भी वैलिड है। क्लियर हुआ? यस सर। तब भी वैलिड है, क्या को टेंशन ले रहे हो, हमेशा वैलिड है वो। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, चल नेक्स्ट है, इफ ट्राइंगल has its vertices, कुछ दिन पहले किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था ये, तो मैं लिखवा ही रहा हूं, on a rectangular hyperbola, मुझे याद नहीं है किसने पूछा था ये, then orthocenter of triangle lies on same hyperbola। मतलब what do you mean by this statement? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ऑलराइट। एक इधर पॉइंट लिया, एक इधर ले लिया, मान लो एक इधर ले लिया, तो हमें एक ट्राइंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब इस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्थो सेंटर कहां पे लाई करना चाहिए, इसी हाइपरबोला पे रहेगा। तो मान लो कहीं यहां पे हो सकता है हमारा ऑर्थो सेंटर, कहीं भी हो सकता है, कर्व पे ही रहेगा,
ये रेड वाली बाउंड्री, ये जो लाइन है उसी पे ही रहेगा, ये कंफर्म है, ऐसा ये स्टेटमेंट कहता है। डिराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं, किताबों में मिल जाएगा। बट मुझे बताओ, अगर इसमें वैलिड है तो क्या नॉर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी वैलिड रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में? बिल्कुल होगा, उसमें वैलिड होगा, वो तो बस रोटेट ही तो करा, रोटेट ही करना रहेगा। पर इसके लिए ना डिराइव करना आसान हो जाता है इस टाइप के पैरा हाइपरबोला के लिए, इसलिए इसमें ये प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए। ठीक है, ये याद रखना पॉइंट। इसमें या इसमें, दोनों में ही वैलिड है, ये पॉइंट हो गया। और एक और पॉइंट है, अगर इसमें हम बना आगे बढ़े तो अपन मान लेते हैं अगर पॉइंट्स मेरे ये है सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन, ये पॉइंट किसी ने पूछा था मुझसे, सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू, सी पॉइंट है मेरा सी टी थ्री कॉमा सी बाई टी थ्री, तो ऑर्थो सेंटर होगा क्या? व्हाट विल बी द ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट्स? रहेगा तो हाइपरबोला पे ही, पर वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं मेरे माइनस ऑफ सी बाय टी वन टी टू टी थ्री कॉमा माइनस ऑफ सी टी वन टी टू टी थ्री। सी टी वन टी टू टी थ्री कॉमा सी बाई टी वन टी टू टी थ्री नहीं है, थोड़ा सा अलग है, याद रखना। ये मेरे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। और जरा ध्यान से देखो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? सर एक सेकंड, एक सेकंड, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर को? बिल्कुल कर रहा यस है। सर। तो इसीलिए ये ऑर्थो सेंटर पे लाई करता है, मतलब सॉरी, ऑर्थो सेंटर हाइपरबोला पे लाई करता है, और ये तुम्हें याद रखना है। अब ये काम कैसे आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? मान लो लेट एग्जाम्पल, तुम्हें ऑर्थो सेंटर निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें? ऑर्थो सेंटर। और तो सर किस टाइप के ट्राइंगल का? इस टाइप के ट्राइंगल का जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे हैं। कैसे हैं? तो सी की वैल्यू को अपन ले लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं। 2,1/2, एक पॉइंट दे दिया। दूसरा है 3,1/3 और तीसरा है 5,1/5। तो क्या इस टाइप के ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स वाले का तुम ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो डायरेक्ट? थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। ऑर्थो सेंटर कहीं पे भी हाइपरबोला नहीं दिया, पर हम इन टाइप के कोऑर्डिनेट्स का ऑर्थो सेंटर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सी तो कितना हो गया, कंपेयर अगर करोगे तो सी टी कॉमा सी बाई टी से सी कितना हो गया? 1 हो गया। और अगर सी 1 हो गया तो माइनस ऑफ 1 अपॉन टी वन टी टू टी थ्री, 2 3 5 कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 30 कॉमा 30 -30। ये मेरा डायरेक्ट हो गया, और ये तुम्हें मेंस में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। सर तुम आपने पूरे इसका एक प्रूफ से formula जाओगे। दिया था क्या क्या? स्ट्रेट लाइंस में अल्फा कॉमा 1 बाय अल्फा बीटा कॉमा 1 बाय बीटा, मतलब 3 अच्छा हाँ, सेंटर। शायद मैंने बताया था, ये मैंने ही पॉइंट यस बताया सर था, दिया था। याद नहीं। चलो कोई नहीं, वो बेसिकली तब मैं प्रूफ नहीं बता पाया हूँ, पर अब तुम इससे हम जा सकते हैं। सर वो बेसिकली, सर इसका प्रूफ क्या था आपने मैं नेट से लगा अरे था। प्रूफ में कुछ नहीं है, 3 पॉइंट्स दे दिए, वही चीज पूछते हो। स्लोप निकालोगे m1 m2 -1 से, ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस जब निकालोगे। नॉर्मल ट्रायंगल फॉर्म वो स्ट्रेट लाइन हाँ, से हो गया। पर इतना कौन करेगा? याद रख लो ना। ओके, यस ऐसा। तो ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। यहाँ पे जाके मैं बोल सकता हूँ कि अपना बेसिक एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर खत्म हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के ऊपर पर ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, तो मैं सिर्फ बच्चों को इतना पढ़ा देता हूँ। बट हाँ, अगर अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि शिफ्टेड हाइपरबोला कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, शिफ्टेड पैरेलल की बात कर रहा हूं, तो उसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी? तो रुको मुझे एक क्वेश्चन बना लेने दो। नहीं ले रहे हैं ना क्या? अरे, अभी वो रोटेटिंग वाला नहीं ले रहे हैं ना। नहीं नहीं, अभी शिफ्टेड पैरेलल वाला है, वही आता है इसमें। रोटेशन वाला तो फिर अपना वो ऑब्लिक हाइपरबोला की तरह ही देखोगे उसको। ठीक है, एक सेकंड। ये दे दिया, इसकी टेबल बना और इस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे बहुत सारे। क्या करोगे अब इसमें? ये क्वेश्चन भी मेंस में मिल सकते हैं,
AITS तो खैर अब हो गया, नेक्स्ट ईयर मिल जाएंगे या कहीं भी क्वेश्चन मिल सकता है लाइक दिस। कैसे इसको आगे प्रोसीड करोगे? तो यहाँ सबसे पहला फंडा है, जब भी इस टाइप का दिखता है कि एक्स वाई की टर्म है, एक्स की टर्म है, वाई की टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू जस्ट हैव टू थिंक लाइक फैक्टराइजेशन। क्या बोला मैंने तुम्हें? फैक्टराइजेशन। अब कैसे फैक्टराइजेशन के फॉर्म में जाएगा ये, तो जरा वो देखते हैं। ये कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में बदलेगा, x माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू, कांस्टेंट को थोड़ा सा बदल दूं क्या? चलो कांस्टेंट को थोड़ा सा बदल देते हैं अपन, -10 कर देते हैं, देखते क्या होता है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप का शिफ्टेड पैरेलल है। तो अब कैसे बदलोगे, तो हमें फैक्टर बनाने, वही तो हो गया, कैपिटल X कैपिटल Y इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अल्फा बीटा पे अपना वो चले जाएगा, इसका सेंटर जो ओरिजिन पर है। बताओ बना सकते हो फैक्टर्स इसके, इस फॉर्म में बदल सकते हो इसको? थोड़ा सा दिमाग का सर कंपेयर कर लेंगे क्या? ना? यस सर, -10 को हाँ -6 एंड चलो -4 में स्प्लिट कर देंगे और उसको हाँ हाँ RHS में भेज देंगे। हाँ, एक सेकंड, ऐसे यहाँ पे 2x 3x 3y भी हो minus सकता है। 2y। हाँ, एक तरीका जो बोला वो बहुत सही है कि इसको एक्सपांड कर दो, कंपेयर कर लो, तो मैं अल्फा बीटा निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ तो मैंने अभी सिर्फ xy दिया, xy के साथ 4xy करके भी कुछ हो सकता था, 4xy 5xy, तो ये xy के कोफिशिएंट होके वो बाहर निकलेंगे, फिर वो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा। पर अगर अभी अपन बात करें को डिवाइड कर देंगे ना उसी कोफिशिएंट से, तो कॉमन xy निकल जाएगा। हाँ, एक मिनट, इसको अगर अपन तोड़ते हैं, देखो कैसे तोड़ेंगे, तो ये इसको तोड़ते हैं अपन, चलो इसको क्वाड्रेटिक की तरह सोचो, तो इसके फैक्टर्स कैसे बनते हैं? अगर ये मेरा ax स्क्वायर है, ये 2bx मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है, तो बीच वाले को कैसे तोड़ते थे? ax स्क्वायर प्लस x, उसमें अपन -2 -1 ऐसे कुछ तोड़ते थे ना, मतलब अगर तुम वैसे सोचो क्वाड्रेटिक की तरफ तो ये अपन ने तोड़ दिया उसी तरीके से। मतलब क्या ध्यान में रखते हुए, क्वाड्रेटिक के इक्वेशन जब होती तो बीच वाले को एडिशन सब उसमें तोड़ के ताकि प्रोडक्ट के बराबर आए, ये लॉजिक से तुम्हें हमेशा ब्रेक करना है ये तीन टर्म्स को। ब्रेक इट सिमिलर टू व्हाट बोलो? क्वाड्रेट। इतना सोच सकते हो ना? देखो मैंने वैसे ही तोड़ा है, तो अब देखो अपने आप फैक्टर बन गए, y माइनस 2 नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो नहीं बन रहा फैक्टर। अरे रुको सर, xy minus 2xy एक मिनट 2y प्लस xy माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, -6 लाना है, एक सेकेंड। हम 2 -6 में 3xy माइनस 2xy माइनस 3x माइनस 10, एक मिनट में देख रहा हूँ, तो मैं एक जनरलाइज तरीका बता रहा हूँ मैं। 2y कॉमन, y कॉमन निकलेगा तो 2 प्लस 3x बचेगा, इधर से क्या बच रहा है? माइनस x कॉमन निकलेगा, नहीं इधर से भी नहीं आ रहा है ना। इसका कोई डायरेक्ट तरीका? सर कंपेयर ही कर लेते हैं। सर अल्फा बीटा ही कंपेयर करके हाँ वही कंपेयर करके, मैं फिर भी कोई एक लॉजिक से तुम्हें क्लिकिंग बता रहा हूँ, बट वो बैठ नहीं रही एक्चुअली, और अगर ये बैठ नहीं रही तो फिर हम इसको छोड़ते हैं। फिर मुझे लगा था कि ये टूट जाएगा, -x कॉमन निकालेंगे तो 2y प्लस 3, नहीं है 2x प्लस 3 है, ऐसा नहीं है। सर हाँ जी बोलो। सर हम वो जैसे देख सकते हैं ना यहाँ पर एक्स वाई में मतलब कोई कोएफिशिएंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमको एक्सपैंड मतलब वो ये वाला फॉर्म मिलेगा ना एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, उसमें भी एक्स वाई का कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा। हाँ वो तो ठीक है। और सर आगे जैसे एक्स यहाँ पर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा एक्स बन जाएगा, तो यहाँ पर वही हो 3x गया, है। अरे वही हो गया, इसको कंपेयर ही करके वही हो गया एक तरीके से। इतना सोचेंगे उतनी देर में तो अपन इसको कंपेयर ही कर लेंगे इससे। कांस्टेंट वगैरह तो ठीक है, एक्स वाई की टर्म दिख रही है,
माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई, तो बीटा किसके बराबर हो गया अगर अपन ऐसे कंपेयर करेंगे तो? और कोई टर्म तो नहीं बची? एक्स वाई माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या टर्म आ रही है? बीटा किसके बराबर हो रहा है? सी के बराबर अगर आ रहा है, और अल्फा किसके बराबर आ रहा है? माइनस -2 के -2 बराबर। तो अगर मैं और इसको सी x स्क्वायर की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ रही है। एक सेकेंड, y प्लस 2 लिखता हूं, ठीक है? तो क्या बन रहा है ये मेरा, एक बार क्रॉस चेक करो, एक्स वाई प्लस, ओ चलो वो प्लस 2x हो रहा है ये, माइनस बीटा एक्स मैंने, सर ओ y माइनस नहीं, थ्री हाँ remove हाँ तो हाँ किए हाँ, value। अरे एक मिनट, ओके, x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 करा तो मैंने प्लस 6 कर दिया, -10 इक्वल टू 0। बोलो हुआ कि नहीं हुआ स्प्लिट? ज्यादा आसान यही है कंपैरिजन। मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा बन जाए बट कोई नहीं, उसी से कंपेयर कर लो। तो अब x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 मेरा 4 के बराबर आ जाएगा। तो क्या अब तुम, हाँ बोलो। सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे एक्स वाई और -3x वाला टर्म है उसमें से x कॉमन ले लें और y हाँ, -3 टाइप का बनेगा, तो और हम फिर उसके जो बाकी अकॉर्डिंग, का y और हाँ कांस्टेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। हाँ ये तरीका है, ये तरीका मैं वो उसका डायरेक्ट सोचा था बट अपन हाँ ऐसे ही समझ सकते हैं इसको। पहली दो टर्म में से अगर अपन x बाहर निकाले तो y -3 आ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना, ये IOQM वगैरह में भी हेल्प मिल सकती है तुम्हें। यहाँ 2y है, मुझे y -3 बनाना है। अब y -3 बनाने के लिए 2y के साथ और कौन सी टर्म होनी चाहिए जिससे कि y -3 बन जाए? -6। -6 तो अपन 2y में -6 करते हैं तो +6 भी कर देते हैं। तो अब अपना बन गया है फॉर्म, बिल्कुल सही। मैं इसी का थोड़ा जनरलाइज सोच रहा था बनाने का पर वो बन नहीं रहा था। समझ आया ये मेथड? इज इक्वल टू 4, अब वही आ जाएगा सेम, यस ये सर। कंपेयरिंग, बिल्कुल सही। सर हम लोग सर आ गया। ओरिजिन को शिफ्ट कर क्या? सर हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करके कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y 0 कर सकते हैं, ट्राई। नहीं, उसके लिए तुम ये कर सकते हो, तुमने इतना बोला, उससे बेटर है कि इस कोनिक का सेंटर निकाल लो। सेंटर ही मेरा अल्फा कॉमा बीटा है। सर वो पार्शियल डेरिवेटिव्स। हाँ, अल्फा कॉमा बीटा इज नथिंग बट अ सेंटर। पर ये थोड़ा सा ये समझ में आया किसी को? ये वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है बट ये फैक्टराइजेशन समझ में आया कि कैसे उसको तोड़ना है हमें। पहली दो टर्म को देख के फिर y के साथ उतना कांस्टेंट ऐड कर लेना और ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो अपने आप बेस्ट वे में वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो या कंपेयर करो जैसे भी तुम्हें करना हो। तो क्या आप इसकी टेबल बना सकते हो या जो भी तुमसे पूछे? और c इक्वल टू a बाई √2 होता ही है, तो a इक्वल टू मेरा √2c होता है अगर उस टेबल से बनाना हो तो। कर लोगे आगे ट्राई? लेटर सेक्टम की लेंथ बता दो मुझे। मान लो इस कोनिक का तुमसे लेटर सेक्टम की लेंथ पूछते, तो लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी होती है? LR 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 LR, ये रहा 2√2c। तो अगर 2√2c होती है तो हमारा आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ LR 2√2c मतलब 4√2। यहाँ पे एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं ना अपन, फाइंड LR, लेंथ निकालनी है ऑफ दिस। एक मेंस में ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे सोच लेना। ठीक है, बस काफी है इतना, इससे ज्यादा अपन नहीं लेंगे इस टॉपिक को और। ठीक है, अब अगर अपन थ्योरी वाइज बात करें, अगर हाँ, सिर्फ एक ही x होता तो एक x है एक y होता तो फिर तुम फिर तो वो फैक्टराइज लाइन होता, फिर तो वो लाइन होती ना बेटा। नहीं नहीं सर एक्स वाई -3x ऐसा कुछ, एक्स वाई -3x -10 2y की टर्म नहीं होती। xy -3x -10 ये कह रहे हो? यस सर। तो क्या ये हाइपरबोला है? पहले तो ये जज करके बताओ, इज दिस अ हाइपरबोला? यू हैव टू चेक दिस। ओके, और अगर हाइपरबोला है
तो अपन इसको Shift. y माइनस 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ये बन रहा है। 2 रूट 10 आ जाएगा। तो x इंटू वाई माइनस 3 ये तो और इजी हो गया। यस सर। ये भी तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर है, तो और आसान हो गया। तो ये है हाइपरबोला, ये अपना रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो ये भी अपना हाइपरबोला ही है। आगे बढ़े, और कुछ साहिल? सर हाँ जी बोलो। सर मतलब जैसे इसमें अगर हम फोकस निकालेंगे C√2 तो उसमें हम ये सेंटर का ऐड कर देंगे ना। हाँ बस वही वही वही, देखो लेंथ तो चेंज नहीं होती है। तुम कैपिटल एक्स इक्वल टू अपन ने जो ऊपर कोऑर्डिनेट लिखे थे वो लिखना, फिर कैपिटल एक्स को x प्लस 2 से रिप्लेस करना, कैपिटल वाई को y माइनस 3 से करना। ओके, अपन ने करा है ना शिफ्टेड का, वैसे ही करना है पूरा। ओके, कभी आ जाए इस टाइप के तो डर मत जाना, मैंने ये भी तुम्हें बता दिया है। क्या अब हम आगे बढ़े? यस सर। चलो, तो अब अपना एक टॉपिक वाइज अगर देखा जाए, ये तो मोटे मोटे तौर पे हमने खत्म करा। अगर अपन अब कोनिक में देखे, डिटेल में अपन जा रहे थे, अपन ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो एक टॉपिक मुझे लगता है कि जो मेंस ओरिएंटेड है, जिसका इतना वेटेज नहीं है, बट वो मैंने पढ़ाया नहीं है। किसी को याद है वो टॉपिक? डायमीटर एंड कॉन्जुगेट डायमीटर। क्या उसके अलावा तो सब बता दिए ना मैंने वेराइटीज? मतलब थ्योरी वाइज अगर अपन देखे तो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ठीक है। क्या कोई और टॉपिक बचता है डायमीटर कॉन्जुगेट डायमीटर के अलावा? मेरे ख्याल से नहीं बचता है। पोल पोलर मैंने बता दिया है, बताया है क्या? शायद बता दिया है। पोल यस सर। पोलर, यस सर बता दिया। रेडिकल एक्सिस भी Yes, हो sir. गया, कोएक्सियल भी पढ़ा दिया मैंने, सब कुछ ही पढ़ा दिया है। बस एक कॉन्जुगेट डायमीटर और डायमीटर बचता है, वो आज पढ़ाने का मन नहीं है मेरा। तो क्यों ना अपन वो 30 क्वेश्चंस का रिकैप कर ले, मैं तुम्हारा रिवीजन करवा दूं वो शीट का। यस सर। यस यस क्या सर, कहते? लास्ट क्वेश्चन। क्या 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 कह रहे हो बेटा? नहीं सर, उसमें लास्ट के क्वेश्चन समझ नहीं है। अच्छा करा अच्छा दो। ठीक, तो मैं डिस्कस कर ही देता हूँ ना एक यस बार। सर, वो चलो तो कर एडजस्ट ले एक करने बार वाला पूरा रोटेट डिस्कस करने वाला। फटाफट, थोड़ा जल्दी चल लूंगा मैं क्योंकि अपन ने सब पढ़ चुका है। यस सर, क्विक में। ठीक है, यस सर। सबको स्क्रीन दिख रही है? चलो अब ये करते हैं अपन शुरू। यस सर। ओके, तो मैं इसमें ना एरो ले लेता हूँ ताकि कुछ लिखूं नहीं मैं इसमें। अरे यार, एरो आता है क्या? किसको पता है एरो कैसे आता है? हाइलाइटर आता है। हाँ सर एरो हाइलाइटर ले इंक टू शेप दबाने, इंक टू शेप करने से आप एरो बनाओगे तो परफेक्ट एरो बना देगा वो आपके लिए। अरे 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 अरे, तुमने क्या बोला समझ नहीं आया, बट अपन ऐसा करते हैं, अपन हाइलाइटर ले लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और तुम्हें तो वैसे भी तुम्हारे पास है भी, फाइल तो मैंने भेज ही दी है ना। यार नहीं यार, मैं इसको बिगाड़ना नहीं चाहता। एक मिनट, क्या बोला तुमने? वापस बोलो। वाइट पेन भी तो होता होगा। यस सर, व्हाइट पेन। हाँ, तो अब मैं अगर कुछ भी लिखूंगा तो इतना दिखेगा नहीं। चलो ठीक है, ये अच्छा है। शुरू करें? शुरू यस करें? सर। चलो, यस सर। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द एलिप्स फ्रॉम विच द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू दिस एलिप्स। इस एलिप्स पे हमें परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। मतलब वो पॉइंट किस पे होना चाहिए? इस एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल पे। कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। इस एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल पे होना चाहिए, यस और नो? बिल्कुल। सर फुल तो स्क्रीन अब तो साइड में दिख क्या रहे थे। क्या बोल रहे हो? सर फुल स्क्रीन कर दीजिए ना थोड़ा, तो वो पूरा दिख ओ, जाएगा थोड़ा। लो, ठीक है। चलो थैंक यू। तो छोटा दिख रहा था इसमें मेरे लिए। चलो चलो ठीक है, तुम जूम कर अगर सकते आप हो अपनी स्क्रीन को कॉपी भी। रख लो और इसमें एनोटेट करना है तो कर सकते हैं फिर। क्या बोल रहे हो? एक कॉपी रख, आपके पास दूसरी कॉपी तो होगी हाँ, ना, इसमें नहीं नहीं एनोटेट। नहीं है, तुमने सही कहा, इसकी एक कॉपी में बना लेता हूँ। ये तुमने सही जवाब दिया ना, ये थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाया तुमने। एक मिनट, तो फिर अपन इसको जितना चित्रे उतना अच्छा है। कॉपी, ऐड, ओ, इतनी बड़ी फाइल है क्या ये? कितने MB की थी ये फाइल जो मैंने लिखी थी और भेजी थी तुम्हें? 9 या 10 की थी शायद। 40 थे मेरे में तो।
बहुत ज्यादा एमबी के, वरना ये कॉपी में कभी भी इतना वक्त नहीं लेता। नहीं सर, तो कॉपी में देर लगती है, ज्यादा मटेरियल होता है। जैसे अगर थोड़ा लैपटॉप स्लो हो जाए तो कभी कभी ऐसा करता है। ओके, पर ये तुम देख रहे हो वन लैपटॉप नोट। गर्म हुआ हो थोड़ा तो भी लगती है। अच्छा नहीं, पर तुम ये देख रहे हो वन नोट कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मतलब आप कॉपी कर लो, आपके पास पूरा लिखा हुआ है, आप उसको एडिट भी कर सकते हो एज इट इज। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अपन क्या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते रहते थे। तो सब लोग वन नोट यूज करते हैं अभी। हाँ वही, व्हाइट बोर्ड बेकार ही था, स्टार्टिंग से अपन को इसी में पढ़ना था। सर ब्लैक बोर्ड पे कब पढ़ेंगे? बेटा ब्लैक बोर्ड पे तो स्टार्टिंग से ऐसा लगता था ना कि अभी बस 1-2 महीने में आ जाएंगे वापस। इतना सोच ही नहीं था अब हाँ इतना लंबा, अब देखो शायद हो जाना चाहिए शुरू। अब देखो अभी कोचिंग के लिए कब गाइडलाइंस आती है, लेट्स सी, होप सो। तो स्कूल के अलाउ कर दिया है ना गुजरात गवर्नमेंट ने। स्कूल के लिए करा है वो भी बेटा, 10th और 12th के लिए करा है, वो भी इसलिए करा है। क्या 11th के साथ कोई प्रॉब्लम, 11th को भी तो सर एक्सपेरिमेंट्स के वो नहीं, वो मार्क्स एक्चुअली देना है ना प्रैक्टिकल्स इसीलिए। एंड ऑल के लिए करा है हमने, उन्होंने मतलब कि थोड़े थोड़े लोग आके प्रैक्टिकल्स होने लगेंगे ना, क्योंकि बोर्ड को वो ज्यादा वेटेज देते हैं। 11th को तो ऐसे ही कर देते पास, अगर नहीं होती एग्जाम तो। पिछली बार भी तो बहुत सारे हुए थे पास, सभी हुए थे पास शायद 11 जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं ना, उनको 11th में वो भले ही पास नहीं हुए हो, अगर टेस्ट नहीं हुई है ना, उनकी एग्जाम नहीं हुई थी और कोरोना कोविड लग गया था, लॉकडाउन, तो सबको फ्रीली पास कर दिया। ऐसा हुआ था। बोर्ड में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 11th का वेटेज कहीं पे भी नहीं है, पर मतलब उसके रिजल्ट का, पर 12th का वेटेज जरूर है, इसलिए। अब ये कितना कॉपी लेगा, रुको, वेट ही करना पड़ेगा, रुक जाओ। टेस्टिंग हो रहा है। सर 20 मिनट्स भी ले जाता है कभी कभी। ऐसा मत बोलो, सर डरा रहे हो। सर वो हो गया, लैपटॉप के स्पीड पे डिपेंड करता है। हो गया, लैपटॉप टू लैपटॉप डिपेंड करता है। चलो चलो हो गया हो गया, सर आपके जो पहला पास। सीपीयू हो तो काम करेगा। आर्मी है ना, तो इस पे एडिट कर सकते हैं ना। चलो अब तो हो जाएगा ना, अब तो कर लेना, हो गया। यस। पर ये ऐसा क्यों आ रहा है अजीबो गरीब ये आधा स्क्रीन दिख रहा है, बाकी का तो व्हाइट हो रहा है। अरे 1 मिनट, मेरे को भी पता है, शांति तो रखो। ये क्या हो गया ये? लोड हो रहा होगा शायद से। ये ओरिजिनल फाइल है शायद, क्योंकि ओरिजिनल डेट 9 जन 2021। 1 मिनट, ये क्या हो गया? हैंग ही हो गया मेरा लैपटॉप, ये क्या है यार? रुक जाओ 1 सेकंड, चल रहा है। सीपीयू पे भी डिपेंड करता है, जीपीयू और सीपीयू दोनों में। चलो अगर चलो बहुत कोई, टाइम से लैपटॉप चालू होगा तो हैंग भी हो सकता है। हाँ सुबह से ही चल रहा है ना, तुम्हारी क्लास से ही चल रहा है 10 बजे से, तब से मैं क्लास ही ले रहा हूँ, 1 सेकंड भी वेट नहीं करा हाँ मैंने। सर, तो हैंग हो, गर्म भी हो गया वाला। चलो कोई नहीं है, हो तो गया है, बट इसमें कुछ भी साइड में ऑप्शन नहीं आ रहे। तुम्हें स्क्रीन दिख रही है क्या? शुरू करें अपन? हाँ सर दिख रही है। चलो ठीक हाँ है, सर दिख रही। ये आ रहा है धीरे धीरे, अभी आ जाएगा सब कुछ। ओके, तो अपन शुरू करते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द एलिप्स 2x² + 5y² = 100 फ्रॉम विच पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, मतलब इस एलिप्स से हमें परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस एलिप्स पे। पर हमने तो पढ़ा था कि एक सर्कल से हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्यों ना एक बार इस गिवन एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल देखें जो नीचे बनाया है। अगर इस डायरेक्टर सर्कल पे मैं पॉइंट लेता हूं तो पक्का मैं इस वाले एलिप्स पे परपेंडिकुलर टेंजेंट खींच सकता हूं, पर हमें तो वो ये वाले एलिप्स से बनानी है, तो कोई बात नहीं, जितना उस सर्कल का एलिप्स के साथ इंटरसेक्शन होगा उतने ही मेरे पॉइंट्स होंगे। इस बात से एग्री करते हो? तो इसलिए आंसर हो गए 4। इस सर्कल पे हमें थोड़ा समझ ही नहीं है। अरे एक एलिप्स है, उस एलिप्स पे 90 डिग्री पे टेंजेंट्स खींचनी है। हमें पता है कि वो डायरेक्टर सर्कल होता है, पर तुम्हें डायरेक्टर सर्कल से नहीं बोला, तुम्हें बोला कि इस एलिप्स से खींचनी है तुम्हें 90 डिग्री पे, इस छोटे वाले एलिप्स पे। तो यही तो है वो 4 पॉइंट्स जहां उसका डायरेक्टर सर्कल के साथ कट हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टर Yes, sir. सर्कल से 90 डिग्री पे टेंजेंट्स खींची जा सकती है। आंसर हो गया 4। आगे बढ़े, अब तुम पढ़ लेना वो पूरा। नेक्स्ट पे आते हैं। यस सर, आगे। ठीक है, the point at shortest distance from the line, ठीक है, and lying on the ellipse, ठीक है, इस ellipse पे ये जो अपन ने रेड ये अपन ने है ना पर्पल वाला, इस पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट लो जो कि इस लाइन से, रेड वाली लाइन से सबसे क्लोजेस्ट हो। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ जब करी तो ऐसा दिख रहा था कि इस रीजन में कहीं पे कोई पॉइंट होगा। इस बात से एग्री करते हो? क्योंकि ये सबसे पास में दिख रहा है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? तो याद रखना, अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है,
उससे पैरेलल एक टेंजेंट खींचनी है। क्या बोला मैंने? उससे पैरेलल एक टेंजेंट खींचनी है इलिप्स पे या कर्व पे। सर्कल वगैरह भी हो सकता था, कोई दूसरे कर्व भी हो सकते थे। फिर ये जो डिस्टेंस आएगा ना, ये दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। और ये कौन सी लाइन है? ये टेंजेंट है, जिसका स्लोप क्या होगा? वही होगा जो इस लाइन का स्लोप है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। क्या बोल रहे हो? फिर स्लोप मिल जाएगा तो टेंजेंट और एलिप्स को सॉल्व कर लेंगे ना। हाँ, वो भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे जैसे दूसरा मेथड लगाया। देखो मैंने क्या लगाया, बात वही है, दोनों एक ही तरीका है। मैंने यहाँ पे, अपन जनरली पैरामेट्रिक पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं ना, जब भी कोई टेंजेंट एज्यूम करनी हो, तो अपन ने पैरामेट्रिक ले लिया, ये ले लिया। नाउ ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ये जो आर्बिट्री टेंजेंट है, तो पैरेलल होगी तो स्लोप सेम होगा। तो स्लोप सेम होगा तो ये सॉल्व करके रेशियो प्रोपोर्शन से कंपेयर करके ये अपने पास cos थीटा sin थीटा आ गया, तो मेरे पास पॉइंट भी आ गया। जो तुमने बोला वो भी करेक्ट है। कैसे? तो देखो एक और तरीका मैं बता देता हूं, जैसा कि अभी कहा। स्लोप बताओ इसका कितना है? -1। तो इस लाइन का भी स्लोप कितना होना चाहिए? -1। तो क्या तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना आता है? किसी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर स्लोप गिवन हो तो इलिप्स पे मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हें, मैं तो भूल गया हूं, पर तुम्हें याद है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हेन स्लोप इज गिवन। सर वो प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर का हाँ, है। वो वाला लगेगा, पर उसमें 2 पॉइंट आएंगे। यहाँ पे भी तुम देखोगे ना तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, पर हम कौन सा लेंगे? और 2 आने भी चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि 2 लाइन पैरेलल हो सकती है, एक इधर होगी तो एक सेम इधर भी तो एक पैरेलल होगी। हमने तो पैरेलल लिया था बस। तो हमें कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है जो कि जिसका एक्स और वाई दोनों क्या है? पॉजिटिव है। सर तो तुम फर्स्ट देख क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो ना यहाँ पे जैसे cos थीटा से भी जो वैल्यू आई हमने पॉजिटिव वाला लिया, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। तो वो भी तरीका है। उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लोप पता है, डायरेक्ट हो गया। अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है तो ये भी एक तरीका है जो मैंने बताया, या सॉल्व कर लो, वो भी एक तरीका है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फोकाई दिए हुए हैं, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो 2 पॉइंट्स दिए हुए तुम्हें जिसको फोकाई कहा गया है, और जो भी एक कोनिक का नाम नहीं दिया, बट हमें इतना पता है कि 2 फोकाई किस किस कोनिक के होते हैं? सर एलिप्स और हाइपरबोला। और वो जो भी कर्व है, जो भी कोनिक है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है इलिप्स और हाइपरबोला की। अगर अपन इलिप्स मानते हैं तो कोई भी रैंडम पॉइंट जो इलिप्स पे रहेगा, ये मान लेते हैं, अगर उसको P बोलते हैं, तो SP प्लस S डैश P हमेशा 2a के बराबर होता है। याद आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी, देखो स्लोप अगर अपन ने फोकस का निकाला, दोनों फोकस है, तो वो 0 नहीं आ रहा है, नहीं नॉट डिफाइंड आ रहा है, मतलब ये एक ऑब्लिक कोनिक है। बस ऐसे क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है? तो वी नोट दैट इन बोथ ऑफ द केस। हाँ, एक और चीज है कि क्या डिस्टेंस बिटवीन फोकाई चेंज होता है क्या इलिप्स या हाइपरबोला में? नहीं, वो तो हमेशा 2a ही होता है। अपन फर्स्ट केस मान रहे, ठीक है? कोई केस दिया नहीं है तो अपन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट केस मान लेते हैं, क्योंकि इसेंट्रिसिटी निकालनी है, वो निकल जाएगी। चलो खैर, ये हो गया, ये हो गया। इफ द कोनिक इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? कि ये लेंथ 2a के बराबर होती है। बस अब तो तुम कर लोगे, समझ जाओगे ना। और उसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और फिर वैल्यूज तो निकाल ही लोगे तुम इसेंट्रिसिटी की। एक 2a से अपने पास एक रिलेशन है, और एक सम को 2a से इक्वेट करोगे और एक बार डिफरेंस को 2a से करोगे, तो इलिप्स हाइपरबोला दोनों से हमें निकल जाएगी। अब तुम पढ़ लेना फ्रॉम 1 and 2 सॉल्विंग फ्रॉम 1 and 3। आगे बढ़े। सर दोनों से इसेंट्रिसिटी डिफरेंट आना पॉसिबल है क्या? अरे अलग ही तो आएगी, एक इलिप्स है तो एक हाइपरबोला है। हाँ, एक 0 से 1 के बीच में देगा, एक ग्रेटर देन 1 देगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमें फिर से यहाँ पे सेंटर दिया है, फोकस दिया है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये जो इलिप्स है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, वो सब डेफिनेशंस लगेगी। अब पूछा यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई ऑन द टेंजेंट। ओके, पहले तो चेक करते हैं कि ये किस टाइप का इलिप्स है, ऑब्लिक है कि वो वर्टिकल वाला है कि वो हॉरिजॉन्टल वाला है। तो जब सेंटर ऑफ फोकस का स्लोप निकाला तो वो आया इंफिनिटी। तो ये तुम्हें क्या बताता है कि किस टाइप का होगा अपना? हाँ,
ये अपना जो रहेगा जिसमें मेजर एक्सिस अपनी वर्टिकल होती है, ये हमें पता है। चलो ये हो गया। बस ये है कि ये भी मतलब अपना उठा हुआ है, शिफ्टेड पैरेलल गया है, पर हमारा b ग्रेटर देन a है, इतना याद रखना। चलो ये हो गया पॉइंट। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या मेरा सेंटर 3,1 है, 0,0 नहीं है, तो फोकस एक दिया हुआ है। ये फोकस निकाल सकते हो कि नहीं दूसरा? ये देखो साइड में निकाला हुआ है। हाँ, ये अपन ने करा है एस डबल आपकी डैश को वॉइस निकालने के लिए। चलो ये क्या हुआ? सर बीच में आपकी वॉइस कटी थी कि नहीं कटी थी? सर आपकी वॉइस कट रही है। सर वॉइस आपकी कटी थी, नहीं आपको सर, बोला कि कटी सुनाई थी। नहीं था आपने। एक मिनट, वाईफाई बदल लेते हैं। सर अभी ठीक है? अभी ठीक है? सर अभी ठीक है, बीच में पूरी गायब हो गई थी वॉइस। हाँ अच्छा यस, अभी ठीक है अभी ओके, तो। चलो ठीक है, तो फिर रहने देते हैं। ठीक है, सेंटर है अपने पास, ये एक फोकस है तो दूसरा निकाल सकते हैं मिड पॉइंट के थ्रू। वर्टिकल है ये हमें पता है। अब हमसे ऐसा बोला गया है कि पी पॉइंट से जब अपन टेंजेंट खींचते हैं, राइट, उस टेंजेंट पे अगर मैं फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कल की क्लास का? आखिरी जो दो प्रॉपर्टी थी सर वो कि ये P1 P1 P2 सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होगी, मतलब बी स्क्वायर नहीं, यहाँ बी ग्रेटर देन ए है इसलिए ए स्क्वायर के बराबर होगी। तो अल्टीमेटली पूरा क्वेश्चन आता है कि ए की वैल्यू निकालो। अब ए की वैल्यू निकलेगी तो निकलेगी कैसे? तो हमें फिर से एक प्रॉपर्टी पता है, अगर ये इलिप्स है तो एस डैश पी प्लस एस डबल डैश पी हमेशा किसके बराबर होता है? 2a नहीं 2b भी हो सकता है, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। हमने ऐसी डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है? तो तुम देख सकते हो यहाँ वर्टिकल है इसलिए 2b आया है। ये पूरा सॉल्व करा। एक और चीज, ए बी और ई में रिलेशन भी पता है, वो भी हो गया। एक और पॉइंट, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, या सेंटर का फोकस से डिस्टेंस कितना होता है? सेंटर का फोकस से डिस्टेंस b। सर P। चलो वो भी हो गया। तो मेरे ख्याल से अब तो तुम सॉल्व कर लोगे ना, मैंने तरीका बता दिया है। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया उस प्रॉपर्टी का कि ये कैसे अपन निकाल सकते हैं वैल्यू, अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता है। आगे बढ़े, सॉल्विंग तो तुम देख लेना फिर, बोलो जल्दी। यस चल नेक्स्ट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे। ये अपना होमोजीनियस कॉन्सेप्ट पर आ गया है। कोई भी एक 2 डिग्री कर्व दे दिया, मेरे ख्याल से ये हमारा एलिप्स हो सकता है बट पता नहीं मुझे, विच पासेस विच सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन। और ये भी है कि ओरिजिन से कर्व भी पास हो रहा है, ये भी याद रखना, ये लिखा भी है पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब ये 2 डिग्री कर्व पे विच सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन, कॉर्ड्स ऑफ द कर्व, ये कोई भी एक रैंडम कॉर्ड है, कोई भी एक रैंडम कॉर्ड है। अगर ये रैंडम कॉर्ड ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड करती है तो वो फिक्स पॉइंट बताओ जहां से ये सभी कॉर्ड्स पास होगी। मतलब एक ये हो गया, कोई दूसरी कॉर्ड ले ली, कोई तीसरी कॉर्ड ले ली, ये सबके सब कितना एंगल बना रहे हैं? सबके सब 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये सभी ना एक किसी फिक्स पॉइंट से पास होंगे। अभी थोड़ा सा अलग बना दिया, वो फिक्स पॉइंट पूछा जा रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं एक रैंडम कॉर्ड की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी ओरिजिन से रिलेटेड है। तो क्या अपन ये कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हैं इन दोनों लाइंस की? बिल्कुल निकाल सकते हैं, होमोजीनियस बना के कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज के डिवाइड करके सब्स्टिट्यूट करके। यस और नो? ये पूरा किया। यस सर। और 90 डिग्री है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 कर दो, तो एक रिलेशन आया। हमने करा है ये क्वेश्चन इस टाइप का, यस मुझे ऐसा सर। लगा। यस फिर सर। किससे कंपेयर करते हैं फिक्स पॉइंट निकालने के लिए? y इक्वल टू mx प्लस सी, जो लाइन है उसी से कंपेयर कर लो जो हमने मानी। तो कंपेयर करोगे तो y और x मतलब यही मेरा फिक्स पॉइंट है। ये आगे बढ़े। सर सर्कल जैसे ही है ना थोड़ा। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं नहीं सर। ये तो अपन ने जो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ना, कोई भी हाँ सर। कोनिक 2 डिग्री कर्व और वो वाला हेडिंग पे था ये पूरा क्वेश्चन। अब हो सकता है ये एलिप्स हो, तो मैंने कहा था ना इस टाइप की कॉन्सेप्ट एलिप्स में भी यूज हो सकती है, हाइपरबोला में भी हो सकती है। अल्टीमेटली तुम्हें होमोजेनियस फॉर्म क्लिक करना है, जो वो नहीं क्लिक कर पाएगा वो ये क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाएगा।
आगे बढ़ते हैं. Find the values of k such that k, 5 through which tangent drawn to this are at 90 degree. Oh, किस पॉइंट से अपन 90 डिग्री पे टेंजेंट खींच सकते हैं? फिर से वही कॉन्सेप्ट, डायरेक्टर सर्कल. तो ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? डायरेक्टर सर्कल. किसके डायरेक्टर सर्कल? जिस पे टेंजेंट्स खींची जा रही है, इस इलिप्स के. तो बस सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब तो हो ही गया. पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म. हाँ, पहला पॉइंट क्या है? इस इलिप्स को स्टैंडर्ड इलिप्स में लिखो. देखो डिवाइड करके लिखा, फिर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, तुम देखोगे. फिर k, 5 रखा, k की वैल्यू आई, पर k तो आया ही नहीं, k नेगेटिव आ गया. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या कोई भी k, हाँ, ऐसा कोई पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका y कोऑर्डिनेट 5 हो और वो 90 डिग्री पे हम इस इलिप्स पे टेंजेंट खींच सके, वरना तो k आ जाता. फिगर बना के भी फील कर सकते हो. आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं. यस सर, यस सर. चलो 7th पॉइंट पे आते हैं. 7th क्वेश्चन पे. टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा टू द हाइपरबोला. चलो, तो हाइपरबोला अपना 3x² - 2y² है. टेंजेंट्स आर ड्रॉन, इस पॉइंट से एक हाइपरबोला है जिस पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से अपन क्या खींच रहे हैं? मान लो ये टेंजेंट्स खींच दी, ये भी टेंजेंट्स ही अलग अलग सेगमेंट में. किस पॉइंट से? अल्फा कॉमा बीटा से. एंड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, अच्छा, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके ओके ओके. तो इन दोनों के स्लोप्स गिवन है, इतना समझ में आता है? दोनों टेंजेंट्स के स्लोप्स गिवन है. क्लियर है कि नहीं? यस सर. और उन दोनों का प्रोडक्ट भी गिवन हो गया है, m1 m2. तो जब भी प्रोडक्ट आता है तो दिमाग में बताओ क्या आता है? सम या प्रोडक्ट. एक क्वाड्रेटिक बना लो जिसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये हो. इज दैट क्लियर? यस सर. तो हम क्या करेंगे? हम स्लोप फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्वियसली स्लोप से रिलेटेड है तो. और उस टेंजेंट की इक्वेशन में हम क्या रख देंगे? ये अल्फा कॉमा बीटा रख देंगे. और अल्फा कॉमा बीटा रखने के बाद तुम देख सकते हो इक्वेशन ये होती है हाइपरबोला में. रखने के बाद एक तरफ करके जब स्क्वायर करेंगे तो m में क्वाड्रेटिक बन रही है जिसके रूट्स m1 m2 ही होंगे. और उसी के बाद हम फिर आगे सॉल्व कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तुम देख रहे हो इस क्वेश्चन की क्या खास बात है? ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेंस का. क्यों? तुम देखो, तुमसे वैल्यू पूछी 2α² - β². अल्फा कॉमा बीटा नहीं पूछा है, पर देखो सेम एक्सप्रेशन बन रहा है सिंप्लीफाई करके. जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाया तो देखो सेम एक्सप्रेशन बन रहा है. ये होते कुछ स्पेशल क्वेश्चन. क्या अल्फा बीटा इंडिविजुअल निकालने की नीड है? नहीं, बिल्कुल भी नीड नहीं. यहाँ डायरेक्ट सेम एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू पूछी थी वो निकल के आ गई. सर. हाँ बोलो. सर बाई चांस अगर पूछा होता अल्फा बीटा निकालो तो फिर कैसे करते हैं? तो बेटा कुछ और रिलेशंस दिए रहते हैं. ओके. क्वेश्चंस में क्या फॉर्म में ऐसा कुछ मतलब? हाँ, तो कुछ भी पूछ लेते, फिर वो जो आता फिर निकालो. बस ये क्वेश्चन बना ही इस वे में है बेटा. ऐसे अपन हेराफेरी वैल्यूज के साथ नहीं कर सकते. ओके. फिर तुम्हें कुछ और एडिशनल देते क्योंकि यहाँ से हमारा स्लोप जो आ रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप से गिवन है. तो एक कंडीशन और कुछ देना जरूरी है, तो फिर अल्फा बीटा निकलता. अरे क्लियर है? यस. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है. A parabola y² = 4x and a circle having at center, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है. देखो सबसे पहले मैंने साइड में क्या चेक करा कि ये सेंटर पैराबोला के अंदर है कि बाहर है. देखो देखो, याद आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? मैंने सबसे पहले एक बार ऐसे चेक कर लिया, क्या पता देखे तो सही ये सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है. तो ग्रेटर देन 0 आया तो वो आउटसाइड था. और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सर्कल पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने एंगल पे? कितने एंगल पे? राइट एंगल पे. ओ, राइट एंगल मतलब अपन ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं. यस बिल्कुल. पर ऑर्थोगोनल वर्ड हमने सिर्फ दो सर्कल में देखा था. अरे पर जरूरी नहीं है. कोई भी दो कर्व जो 90 डिग्री पे कट करे तो हम क्या बोलेंगे उन दोनों कर्व्स को? ऑर्थोगोनल कर्व्स. ठीक है. तो सर कोई रिलेशन आपने तो सर्कल में बताया था, यहाँ कैसे करेंगे? अरे जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. सर क्या लगाए? तो ये दिमाग लगाना है कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जब टेंजेंट्स खींची जाएगी, ये सर्कल पर है, ये सर्कल पर मैंने खींची और ये मैंने पैराबोला पे खींची, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा?
90 डिग्री। 90 डिग्री। क्या तुम्हें पता है कि सर्कल के टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास होती है? यस सर। सेंटर से पास होती है, तो ये Yes. टेंजेंट ही तो है सर्कल की, तो उससे परपेंडिकुलर लाइन ही तो है, ये 90 डिग्री बना रही है, तो ये लाइन कहां से पास होगी? सेंटर से पास होगी। मतलब पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन सेंटर को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं? इस Yes, पॉइंट sir. ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, इस पीओआई पे हम टेंजेंट खींच रहे हैं पैराबोला के लिए। देखो ये रहा, टेंजेंट एट पीओआई ऑफ द पैराबोला शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बस अब क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, दो वेरिएबल होते हैं। सबसे बेस्ट क्या होता है जब भी टेंजेंट अज्यूम करना हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया पॉइंट फॉर्म, तो पैरामेट्रिक, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ty इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। वो माना, सेंटर को सेटिस्फाई कर दिया, a हमें ऑलरेडी गिवन था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो a गिवन है। और सॉल्व करके t की वैल्यू आ गई, t आ गया तो पॉइंट क्या होता है, at स्क्वायर 280 होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पता है, तो t की वैल्यू रख दी। 2 पॉइंट आ रहे हैं ऐसे, और 2 पॉइंट आने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, अगर इधर कट कर रहा है तो इधर भी एक और पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट आएंगे बेसिकली, आ सकते हैं, मतलब ऐसा वो कह रहा है, हमें पता नहीं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही बढ़िया। पैराबोला और हाइपरबोला का रिलेटेड क्वेश्चन, ध्यान से लैंग्वेज को समझना। इफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, क्या बोला गया है, एक बार फिगर बनाते हैं। इफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला, अब तुम, मैं एक्स वाई एक्सिस पे नहीं बना रहा हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिगर में, इसलिए देखो मैंने क्या करा हुआ है, फिगर बना के क्या दिख रहा है तुम्हें, मैं दोनों अलग अलग फिगर बनाए ताकि तुम विजुअलाइज कर सको। जैसे आज मैंने ज्योमेट्री के वक्त भी बताया था, y स्क्वायर टू 4x मान लेते हैं ऐसा कुछ है, उस पे मैंने क्या खींची, बोलो क्या खींची, टेंजेंट खींची। ये टेंजेंट क्या कर रही है, हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो अपन मान लेते हैं ऐसा कोई हाइपरबोला है, उसके एक सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, किसी को भी कर सकती है, ये कर ली, तो उन पॉइंट्स को बोला है ए और बी। ये टेंजेंट थी पैराबोला के लिए। बोलो इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है। फिर बोला है कि ए और बी पे हमें क्या खींचनी है, टेंजेंट्स खींचनी है हाइपरबोला के लिए, तो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस क्या होगा, ऐसा है। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं, पर जो मैंने तरीका बताया वो बहुत इजी है। पूरे क्वेश्चन को कैसे देखो, देखो लिखा है थिंक रिवर्स। मान लो आपकी ये पॉइंट गिवन है, तो कैसे जाते क्वेश्चन से, कैसे इनिशिएट करते हैं, उस पॉइंट से टेंजेंट्स खींच के कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाते, उस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को एक्सटेंड करते, तो पैराबोला के लिए वो टेंजेंट है, ऐसा कह सकता हूं मैं। उल्टा देखो तो क्वेश्चन को, बेस्ट वे होता है क्वेश्चन की क्रैकिंग के लिए लोकस टाइप का। बोलो समझ आया? यस। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम ये ए बी वाली इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? बिल्कुल, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट t इक्वल्स टू 0 हाइपरबोला के लिए, तो वो निकल गया। वो लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, ये जो निकाल के अपन ने करा, ये लाइन क्या है, टेंजेंट है पैराबोला की, टेंजेंट टू द पैराबोला। तो अगर कोई लाइन टेंजेंट होती है पैराबोला के लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये याद है कंडीशन COT। यस सर। और y स्क्वायर इक्वल टू 4x में a तो a ही है, c और m क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एंड स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस निकालो। देखो पूरा सॉल्व किया है, पुट x इक्वल टू 0 करके इंटरसेप्ट आया, ये आया, और c इक्वल टू a बाय m में रख दिया, बस रिलेशन मिल गया। hk को आखिरी में x और y रखते हैं। एक चीज और पता चल रही है, लोकस क्या है, खुद पैराबोला आया, एक नया पैराबोला। मतलब ये h के पॉइंट हमेशा इस पैराबोला पे लाई करेगा, जिसकी लेटर सेक्टम तो मैंने ऐसे लिख लिया अलग से, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax टाइप का ये फॉर्म है कि पैराबोला पे लाई कर रहा है लोकस। और a मेरा यहाँ पे अब तुम कंपेयर कर सकते हो, ऐसे वो तो लिख लिया एक्स्ट्रा चीजें। बोलो समझ आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिवर्स सोच के क्वेश्चन 2 लाइन का भी नहीं बचा। मतलब पता है क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से एक लाइन है वो पैराबोला के लिए टेंजेंट है, बस वो कंडीशन लगानी है। बस वो लाइन डायरेक्ट नहीं दी, वो लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के फॉर्म में दी h, k के रिस्पेक्ट में। पर जहां से स्टार्ट करा था क्वेश्चन, तो शायद तुम कंफ्यूज हो सकते थे इस क्वेश्चन पे।
आगे बढ़े। यस सर। ओके, एक और तरीका है पता है इस क्वेश्चन को करने का, मुझे पिछली बार के सर बच्चों ने और बोला। निकाल के क्या किया, उसमें पैराबोला की टेंजेंसी का वो सीओटी हाँ अप्लाई बस कर दिया। खत्म। तो वो अननोन पैरामीटर क्या था इसमें, अब तुम देखोगे जिसको मुझे एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट करने जैसा कुछ है ही नहीं, एच के में लाना था मुझे, रिलेशन डायरेक्ट ही आ गया c इक्वल टू a बाय m करके, और आखिरी में hk को xy रख देते हैं। देखो एक और तरीका है, डायरेक्ट सर ही कोई अगर तुम सर दूसरे कोनिक में भी ऐसा कुछ हो तो ये अप्रोच है कि इसका कोई अरे स्टैंडर्ड सब में भी? ये तो कोई भी दो कर देते और इस टाइप का स्टेटमेंट दे दे तो हो सकता है। अब मैं एक और वे बताता हूँ, देखो अगर डायरेक्ट ही सोचना है सीधे वे में जाके, तो क्या तुम पैराबोला के रैंडम टेंजेंट लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। यस सर, वेरिएबल मतलब फॉर्मूले। t मेरा पैरामीटर है, t को एलिमिनेट करना है, याद रखना। अब तुम्हें पता है ये लाइन और h, k के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला सेम लाइन होगी। यस सर। तो दोनों को क्या करोगे? कंपेयर। तो कंपेयर करके किसको एलिमिनेट करना है? t को eliminate। ये भी तरीका है ऐसा पिछली बार के बच्चों ने किया था, और मैंने तो डायरेक्ट ही वैसे टेंजेंट की कंडीशन लगा के कर दिया। ओके, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट याद रखना बस, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन एक्सपेक्टेड मींस क्वेश्चन है 2022 का। फिर से मैंने एक हाइपरबोला लिया हुआ है, पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द हाइपरबोला। चलो, बट ऐसा कहा है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर मैंने जब इस हाइपरबोला को प्लॉट किया और अगर मुझे वाई एक्सिस से पैरेलल रखना है, तो क्या वो ए बी मेरी डबल ऑर्डिनेट होगी? लेटर सिस्टम के बारे में नहीं पता, पर डबल ऑर्डिनेट होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, 100% होगी। और अगर ये डबल ऑर्डिनेट, क्या होगी सर? बिल्कुल, तो अगर ये डबल ऑर्डिनेट है तो सिमेट्रिकल फिगर है एक्सिस के अबाउट, तो क्या मैं AD इक्वल टू DB भी बोल सकता हूँ? यस सर, कह सकते हैं। ठीक है, चलो O इज द ओरिजिन, ओरिजिन है, वही सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। AOB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ऐसा बोल दिया जाए तो इसेंट्रिसिटी में हमेशा 2/√3 से बड़ा होना चाहिए। ये मुझे इंट्यूशन है कि इस साल आ सकता है या तुम्हारे साल में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। हमने इस क्वेश्चन में कहीं पे भी टेंजेंट नॉर्मल यूज नहीं करा है। अब देखो कैसे करना है। पैरामेट्रिक पॉइंट तो शायद एनसीईआरटी में भी गिवन है, दिया है कि नहीं? 100% दिया है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस आर्बिट्री पॉइंट को a sec थीटा b tan थीटा बोलता हूं, तो b वाला क्या होगा? a sec थीटा कॉमा माइनस ऑफ b tan थीटा, डबल ऑर्डिनेट है ना। तो ये AB की लेंथ कितनी आ जाएगी? AB की लेंथ 2b tan थीटा हो जाएगा, 2b tan थीटा। अगर अपन देखें। चलो ठीक है, ये हो गया। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। देखो मैं कैसे इसेंट्रिसिटी रोल में ला रहा हूँ। तो जरा मैं सिमेट्रिकल फिगर है, 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ही सही वो, वैसे भी इक्विलेटरल है, तो tan थीटा लगाया, tan 30 डिग्री। क्यों लगाया अभी पता चलेगा तुम्हें। जैसे ही tan 30 डिग्री लगाया तो मेरे पास ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, b tan थीटा, नीचे वाला a sec थीटा। जब सिंप्लीफाई करा तो मुझे एक रिलेशन मिल गया b और a के रेशियो में। तो पता है अगर रेशियो गिवन हो तो तुम इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हो। अगर b और a का रेशियो गिवन हो तो हम इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ रेशियो चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू b और a की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो देखो ये आया, वैल्यू रख दी, तो सर थीटा तो पता ही नहीं है। अरे तभी तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी दी है, एग्जैक्ट थोड़ा निकलेगा। अब हमने जब cos x स्क्वायर थीटा इससे निकाला तो हमें पता है कि cos x स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1। ये भी हमें पता है कि e ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला में। सिंप्लीफाई करा, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। तो इसको सॉल्व करके ना हमें इक्वालिटी भी मिली, पर यहाँ इक्वालिटी है क्या? सर यहाँ तो इक्वालिटी नहीं है। तो इक्वालिटी हो सकती है, तो देखो मैंने नीचे बताया हुआ है। इक्वालिटी कब होगी? इक्वालिटी कब होगी? जब थीटा मेरा π/2 होगा। क्या थीटा मेरा π/2 हो सकता है? डोमेन में ही नहीं है, पहली बात तो ये। a secant थीटा b tan थीटा में π/2 एंगल कभी भी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। नो सर। दूसरा पॉइंट, π/2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हाँ, मतलब किसी भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और फिर जब टेंजेंट खींचता हूँ ऑक्सिलरी सर्कल पे, उससे जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है।
ये थीटा होता है मेरा। ये थीटा कभी भी 90 डिग्री हो सकता है, लॉजिकली सोच के देखो। अगर इस थीटा को 90 डिग्री बनाना है तो ऐसी टेंजेंट होनी चाहिए परपेंडिकुलर ड्रॉप से जो करके। क्या ऐसी बन सकती है कभी भी? कभी भी नहीं बन सकती है। नीचे गिराओगे ना तो नीचे गिराने के बाद ऐसा ही कुछ बनेगा, या नीचे से गिराओगे तो ऐसा बनेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, थीटा पाई बाय 2 कभी नहीं हो सकता, डोमेन में भी नहीं है, तो उसके कारण मैंने इक्वालिटी हटा दी, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। क्योंकि इधर से देखो तो ट्रिगो के फॉर्म से तो cos x स्क्वायर थीटा हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द Yes, sir. farthest distance from the center of an ellipse to any normal। any जब भी आता है तो क्या मानोगे नॉर्मल की इक्वेशन को? पैरामेट्रिक फॉर्म में जाओगे, और इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होती है, हमने पढ़ा है ax sec थीटा माइनस by cos x थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमने रैंडम मान ली। अब तुम्हें क्या कहा गया है? नॉर्मल किसी भी एक पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा के टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहते हैं। अब ये नॉर्मल के बारे में क्या गिवन है बताओ? क्या गिवन है कि ऐसी नॉर्मल लो, देखो बहुत सारी नॉर्मल होती है, बहुत सारी सर नॉर्मल। मेजर एक्सिस के वर्टाइसेस से नहीं होगा? देखो देखो मैं बता रहा हूँ, मेजर एक्सिस तुमने ये ली, बट बेटा ये टेंजेंट से नहीं बोला है फारदेस्ट, तुम्हें नॉर्मल से कहा है, वो तो 0 हो जाएगा। ओके मिनिमम सर, बोलते ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नॉर्मल। डिस्टेंस। ओके ओके सर, हाँ, ओके सर। नॉर्मल से हमें सेंटर का डिस्टेंस लेना है। अगर तुम मेजर माइनर को नॉर्मल ले लोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 0, जो कि मिनिमम अगर होता वर्ड तो लेते हैं। यहाँ ओके सर, मैक्सिमम बोला है, सबसे ज्यादा दूरी, मतलब इस डिस्टेंस को सबसे बड़ा करना है मुझे। तो कोई बात नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ले, फिर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। और अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर मिनिमाइज होना चाहिए। क्या इस टाइप की टर्म हमने ट्रिगो में पढ़ी है मिनिमाइज करने के लिए? AMGM बिल्कुल पढ़ी है। AMGM। AMGM नहीं लगता है, पहले sec और cosec को tan और cot में बदलते हैं, अगर किसी को याद है नोट्स, और फिर tan cot में अपन इतने रीजन में अपन AMGM लगा देते हैं। मैंने सभी बच्चों को पढ़ाया है ये, तो मुझे याद है इस टाइप के क्वेश्चन की, इस टाइप की इक्वेशन का मिनिमा मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, sec और cosec से रिलेटेड। tan cot में बदलेंगे, AMGM का वो लगाएंगे रिलेशन, फिर उसके बाद इस वैल्यू को रख दो, फॉर मैक्सिमम डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, तो वो 40 आया, 40 रख के 40 प्लस 41 पूरा सिंपलीफाई कर लिया। तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सर वो थीटा अटेंड कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना है, तो वो तुम करके देख लेना, थीटा कर रहा है अटेंड। देखो एक प्योर एप्लीकेशन हो गया ट्रिगो का, मिनिमा मैक्सिमा निकालने में यूज हुआ। डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट भी थी, किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि सर डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट से भी तो मिनिमा मैक्सिमा निकलता है, पर क्यों लगा है, कितना बेकार एक्सप्रेशन बनेगा डेरिवेटिव करके, ट्रिगो लगाओ ना। और इसलिए तो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म भी लिया था, और कोई भी रैंडम नॉर्मल लेनी थी इसलिए भी पैरामेट्रिक लिया। आगे बढ़े। यस सर। चल नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या कह रहे हैं, देखो फिर से अपने पास मैक्सिमम वैल्यू पे बेस्ड आ गया। ये सब क्वेश्चन ना मेंस में आते हैं, ये सब एक्सपेक्टेड वैरायटी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो कोनिक में। और डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट हमने यहाँ भी नहीं लगाया, यहाँ भी हमने AMGM ही लगाया अगर तुम देखोगे तो। इफ द टेंजेंट ऑफ द स्लोप 2 ऑफ ellipse इज नॉर्मल, बताओ क्या स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो इलिप्स के लिए। सर आपकी आवाज वॉइस कट तो रही सर है आपके थोड़ी। वॉइस क्रैक हो रही थी बीच में। एक मिनट रुक जाओ, मैं वो ही बदल लेता हूँ ना, एक मिनट रुकना। आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, देखो क्वेश्चन में कहा गया है इफ अ टेंजेंट ऑफ स्लोप 2 ऑफ इलिप्स दिस इज नॉर्मल टू द सर्कल, ऐसा कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है, एक इलिप्स है, उस टेंजेंट खींचिए जिसका स्लोप 2 है, तो क्या ये टेंजेंट निकाल सकते हो स्लोप गिवन है तो? बिल्कुल, ये होती है हमारी इक्वेशन, अगर तुम्हें याद हो तो। याद है, ये होती है इक्वेशन अगर स्लोप गिवन होता तो डायरेक्ट, चलो ये आ गया। ठीक है, ए और बी गिवन नहीं है। अब कहा गया है कि ये नॉर्मल है सर्कल के लिए, अगर ये सर्कल के लिए नॉर्मल है
तो सर्कल में तो नॉर्मल कहाँ से पास होती है? सेंटर से पास होती है। सर अगर कोई सर्कल के अलावा अगर कोई हाइपरबोला होता तो क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं हाइपरबोला के लिए, फिर कंपेयर कर लेते हैं, पर इतना लेंथी नहीं आता है, ये तो डायरेक्ट है, मेंस में तो आ सकता है। सेंटर को सेटिस्फाई करवाया, रिलेशन आया, हमारे पास ये रिलेशन आया। अब इससे अपन ए बी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें? तो तुम देख सकते हो कि इन दोनों के प्रोडक्ट से ए बी बनता है और सम गिवन है, इसलिए मैंने क्या लगाया? AMGM। और किस वैल्यू पे ये अटेंड होगा? उसके लिए 4a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू b स्क्वायर, जिन टर्म्स में लगाते हैं AMGM वो बराबर होने चाहिए। तो जब 2a मेरा b के बराबर होगा, जब b मेरा 2a के बराबर होगा, तब ये पॉसिबल है। बोलिए बोलिए बोलिए, एनी डाउट? ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन। तो मैक्सिमम वैल्यू निकल गई। ये कैलकुलेशन बस करेक्ट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा सिंपलीफाई करना, आ जाए। सर AMGM का क्या किया? बेटा AMGM के बाद बस वैल्यू निकाली AB की, और ये तो चेक करा हमने किस पे अटेंड होगा। ओके। आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द इलिप्स passes through the extremity of the minor axis। कोई भी एक इलिप्स लिया अपन ने, ध्यान से पढ़ना, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फिर से मेंस का। नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द इलिप्स, ये मेरा इलिप्स है, उस पे नॉर्मल खींचनी है। किस पे, किस पॉइंट पे नॉर्मल खींचनी है? एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। तो लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स पता है तो 4 होते हैं, मैंने उनमें से ये वाला लिया, ये ऊपर वाला AE, B स्क्वायर बाय है, उस पे नॉर्मल खींचनी है। तो पहले टेंजेंट बनाई मैंने और फिर नॉर्मल खींची। अब तुम्हें पॉइंट गिवन है, तो जब पॉइंट गिवन होगा तो अपन नॉर्मल का कौन सा फॉर्म लेंगे? पॉइंट। इसलिए हमने ये वाला लिया जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर x बाय x1 माइनस b स्क्वायर y बाय y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब एक और चीज बोलिए कि नॉर्मल किससे पास हो रहा है? एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस। पर एक्सट्रीमिटी तो 2 होते हैं, तो ऊपर वाला हो सकता है क्या? हमने जो पॉइंट लिया उसके रिस्पेक्ट में बताओ, कभी नहीं हो सकता, नीचे वाला ही होगा, और नीचे वाला 0, b होगा, याद रखना, 0, b मत रख देना। अगर पॉइंट नीचे लेते तो ये वाला, ऊपर लिया है तो नीचे वाला रखेंगे, तो 0, b हमने इसमें सेटिस्फाई करवा दिया, ये वैल्यू रख दी। इसमें जब अपन ने पॉइंट रखा AE, b स्क्वायर बाय a, तो हमें ये लाइन आई, और इस लाइन में 0, b सेटिस्फाई करवा दिया, तो ऐसा एक्सप्रेशन आया। जिसके बाद हमने AB को डिवाइड करा तो ये आया, फिर स्क्वायर कर दिया। हमें निकालना क्या है? बेसिकली हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी थी, और इसेंट्रिसिटी का इलिप्स में ये होता है फॉर्मूला, जो हमने केस लिया हुआ है। हमने फर्स्ट केस वाला माना था ना, दोनों केस में से तुम कोई सा भी ले सकते हो। तो इसेंट्रिसिटी के लिए तुम्हें b स्क्वायर बाय a स्क्वायर चाहिएगा, तो देखो यहाँ पर है, जब स्क्वायर करा है तो अपने पास ये भी है, तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, इसका जस्ट रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व करा, एक इक्वेशन आएगी ये वाली, जिसके रूट्स ये आएंगे या अंडर रूट करेंगे तो ये आएंगे, इसलिए दूसरा रूट कैंसल आउट होगा। ये हमारे मॉड्यूल का सॉल्व एग्जांपल है, दिया है एक सॉल्व एग्जांपल है हमारे मॉड्यूल का। एनी डाउट? नॉर्मल खींच के फिर सिंपलीफाई किया है। बोलो जल्दी, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सर रिमेम्बर रखना। हाँ याद कर लो तो अच्छी बात है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर किताब में मिलेगा ये क्वेश्चन, हर किताब में, इसलिए चांसेस बहुत हाई है। पर लैंग्वेज के साथ याद रखना, और नहीं भी याद रहे तो ये इक्वेशन याद कर लेना, ऐसी इक्वेशन आती है। और ये भी याद नहीं रहे तो प्रूफ याद रख लेना, कैसे फटाफट सॉल्व किया, वो पढ़ लेना एक बार प्रूफ। ओके, 14th पे आते हैं अब। इफ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, अरे यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बताओ क्या? 2 डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स की बात कर रहे थे। 2 distinct tangents can be drawn from the point on different branch of hyperbola। याद है हमने ऐसी कोई थ्योरी पढ़ी थी पिछली क्लास में कि डिफरेंट ब्रांचेस पे अगर मुझे टेंजेंट्स खींचनी हो तो कौन से रीजन में होगा? सेकंड और फोर्थ में होगा। तो उसके लिए मुझे सेकंड और फोर्थ रीजन में पॉइंट रखना है, तो उसके लिए मुझे एसिम्प्टोट्स निकालने पड़ेंगे, और एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन तुम्हें पता है,
इस हाइपरबोला के लिए क्या होती है, ये हमने पढ़ा था। तो ये लाइन आ गई। तो एक तो हो गई, ये मैंने नीचे फिगर बनाया 4x/3, एक हो गई -4x/3। अब कोई भी एक पॉइंट है अल्फा कॉमा 2, तो अल्फा कॉमा 2 कहां हो सकता है, या तो इस रीजन में या तो इस रीजन में। एग्री करते हो? यस सर। ताकि एक और चीज तय है कि y कोऑर्डिनेट उसका 2 है, तो इसलिए वो सेकंड में ही होगा। एग्री करते हो? ये पॉइंट नीचे जा ही नहीं सकता है। अरे y कोऑर्डिनेट 2 है, बट स्टिल कोई बात नहीं, हमें पता है सेकंड या फोर्थ में होता है। तो अब कैसे पता करेंगे? कोई भी एक पॉइंट है अल्फा कॉमा 2, वो इस रीजन में हो या इस रीजन में हो, कैसे पता करेंगे? तो बाइसेक्टर तो कॉन्सेप्ट लगा। देखो इधर मैंने नहीं इतना नहीं है, इतना हम याद रखेंगे बस कि हम y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, याद है? फिर उसके बाद इक्वेशन में जब अपन वो पॉइंट रखेंगे, तो अगर ऊपर चाहिए दोनों के लिए तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। याद आ रहा है ये? और अगर नीचे चाहिए y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना के, हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था जैसे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, नीचे चाहिए तो दोनों में रख के क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अगर इस रीजन में रखना होता तो क्या करते हैं, इस रीजन में रखना होता पॉइंट, तो इस लाइन से तो नेगेटिव आना चाहिए और इस वाली लाइन से ग्रेटर देन 0 आना है, इस टाइप से। क्लियर हुआ? एक लाइन के रिस्पेक्ट में y को कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के मैंने बताया था ना, ग्रेटर देन 0 आता है तो लाइन के ऊपर का पार्ट, लेस देन 0 आता है तो लाइन के नीचे का पार्ट, उससे। तो जो सेकंड और फोर्थ रीजन आया उससे एक चीज तो क्लियर हो गई है, या तो दोनों के लिए नेगेटिव आना चाहिए या दोनों के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई कर लिया, वो पॉइंट रख दिया अल्फा कॉम। और ऐसे अगर सेम ब्रांच का बोलते हैं, अगर सेम ब्रांच का बोलते हैं तो प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 0। ये देखो ना, सेम ब्रांच मतलब ये रीजन, ये वाला और ये वाला, और इस रीजन में रखना हो तो एक के लिए पॉजिटिव आना चाहिए तो दूसरे के लिए नेगेटिव। सेम यहाँ पे भी, इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 0। तो आंसर ये आ जाता। बोलो, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हमने ये कॉन्सेप्ट पे करा था एक पार्ट, मतलब थ्योरी पढ़ी थी इसकी। बोलो जल्दी। यस सर, क्लियर है। यस। ठीक है, उसके बाद एक देखो यहाँ पे एक नोट लिखा है कि अगर कोई पॉइंट है वो एसिम्प्टोट वाली लाइन पर है, ठीक है, तो उस पर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती है बताओ हाइपरबोला पे। अगर मैं पॉइंट कहीं यहीं पर ही ले लूं तो अब क्या होगा? तो अब इसका रीजन मतलब कोई बता सकता है क्या होगा? एक तो ये खुद एसिम्प्टोट होगी और दूसरी एक टेंजेंट तो खींच सकता हूं, ये रही देखो, ये रही। तो एक टेंजेंट होती है और एक एसिम्प्टोट होती है हमेशा, अगर वो उसी पे ही है तो। तुम बना के भी देख सकते हो, ये लिखा हुआ है। हाँ जी बोलो। सर एसिम्प्टोट को हम लोग टेंजेंट कंसीडर करते ही है? नहीं करते हैं, तभी तो अलग लिखा है, 1 टेंजेंट और 1 एसिम्प्टोट। ओके सर। और इसमें 0 टेंजेंट और 0 एसिम्प्टोट, ये देख लो। मैं नहीं कंसीडर करता हूं, मैंने तुम्हें कहा था, कोई किताब वाले करे तो वो उनकी है बाई चॉइस, मैं कभी नहीं करता एसिम्प्टोट्स को टेंजेंट, क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट द रियल पॉइंट। ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चन है 15th वाला, ये तुम ट्राई कर लेना। आप वही दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट खींचनी है इस हाइपरबोला के लिए, वही फिगर बनाया, वही रीजन 2 रीजन 4 विजिबल होगा तो प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 0। और ऐसा भी कहा है कि उस पॉइंट से कभी भी सर्कल पे हम 2 डिफरेंट टेंजेंट खींच ही नहीं सकते। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये जेई मेंस में भी यूज हुआ है स्टेटमेंट। सर वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा या नहीं? हाँ, बाहर तो पक्का है कि नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। तो पॉइंट या तो कर पे होगा क्योंकि फिर तो एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, या अंदर होगा। ये दोनों आएंगे, याद रखना। क्वेश्चन में कहा है कि 2 टेंजेंट्स डिफरेंट नहीं खींच सकता, अरे एक तो खींच सकता हूं, अरे 0 भी तो हो सकता है। इसलिए यहां पे कंडीशन क्या होगी, पॉइंट शुड लाई ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल। अब देखो मैंने सॉल्व नहीं करा, देखो क्या करा मैंने करा कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये किसकी वैल्यूज हैं, x1 y1 पॉइंट की। ये चारों पॉइंट्स को इन दोनों कंडीशंस में रख दो, एक इसमें भी रख दो और एक इसमें भी रख दो, तो तुम देख सकते हो ये वाला पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एनी डाउट? सर वो नोट एक बार दिखा सकते हैं देखने? ओह नोट, ये रहा नोट।
अपन यहीं तक ही खत्म करते हैं आज। मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 15 क्वेश्चंस और बाकी है। तुम जब बोलोगे मैं बाकी के 15 क्वेश्चन तब करवा दूंगा। अब एक बार ये क्वेश्चंस पढ़ोगे सब। हाँ, ये वाला पॉइंट है, ये वाला मैंने कल एक भेजा था फोटो, तुमने देखा था? एक फोटो भेजा था मैंने, ये वाला। यस सर। एक ये सर ये या बहुत है। नेक्स्ट ईयर हम इसका प्रूफ भी देख लेंगे कि इलिप्स और दो इलिप्स ऑर्थोगोनल कट करते तो ये रिलेशन कहां से आया, और एक इलिप्स और एक हाइपरबोला कट करते तो रिलेशन कहां से आया। पर ये याद रखना बहुत आसान है, पता है क्या करते हैं? जस्ट रिप्लेस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आ गए। और डिराइव भी कर सकते हैं, या तो ये रिलेशन सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है थोड़ी बहुत। वापस आ गई आवाज? यस सर, वो बीच बीच में चली जाती है, बीच में वापस आ जाती है। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होगा आज फिर। चलो खैर कोई नहीं। मैं ये कह रहा था कि जब इलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनल कट करते हैं तो या तो ये रिलेशन याद रखना है ए बी में उनके, या दोनों के फोकाई क्या होते हैं? सेम होते हैं, याद रखना। ठीक है, और यही यहाँ पे ऊपर मैंने यूज करा है। ये क्वेश्चन देख लेना इस पे बेस्ड। तुम बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आते? तो ये देखो, इफ एन इलिप्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला ऑर्थोगोनली और इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज रेसिप्रोकल ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकाल लो तो इलिप्स की रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो इफ एक्सिस ऑफ द इलिप्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। देख लोगे ये? यस सर लास्ट है तो उसमें क्या बोल रहे हो? सर लास्ट के जो क्वेश्चंस है ना इस शीट के, वो थोड़े अलग है। अच्छा, थोड़े अलग है, चलो देख लेते हैं। कौन से वाले? ये रिफ्लेक्शन वाला, ये भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आ रहा हूं मैं उस पे। इस क्वेश्चन की पता है क्या खास बात है? जब सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स पता करनी है तो m की वैल्यू से डिसाइड होता है। हमने पैराबोला में भी एक क्वेश्चन किया था ऐसा। जब m की वैल्यू आती तो कितनी वैल्यू आई बताओ? कितनी वैल्यू आई? 2 वैल्यू आई। तो हमें ऐसा क्या लगता है, कितनी टेंजेंस पॉसिबल है? कितनी टेंजेंस पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है। बट तुम्हें पता है वो तो तब होती 2 पॉसिबल जब दो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तुम देख रहे हो यहाँ पे m⁴ कैंसिल आउट हो गया है, बाय क्वाड्रेटिक बनी नहीं। याद है सब वर्टिकल टेंजेंट कॉन्सेप्ट? किसी को याद आ रहा हो वर्टिकल टेंजेंट कॉन्सेप्ट? उसी तरीके से यहाँ पे वर्टिकल नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो रही है। इन जनरल जब अपन सॉल्व करते तो एक m⁴ में बाई क्वाड्रेटिक बननी थी कि नहीं जरा बताओ? तभी तो अपन ने बोला था कि 4 नॉर्मल्स पॉसिबल होती है इन जनरल, पर बाई क्वाड्रेटिक तो बनी ही नहीं। अब हमने इसी चीज को एनालाइज करा ग्राफ के थ्रू। ये जो पॉइंट है 0,6, ये फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोलो, ये ना हमारी माइनर एक्सिस पे लाई कर गया। तो अगर माइनर एक्सिस पे लाई कर गया तो क्या ये माइनर एक्सिस मेरी नॉर्मल होती है? बिल्कुल होती है। किन 2 पॉइंट्स के लिए? इस पॉइंट और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट के लिए। तो कभी भी वर्टिकल स्लोप आ सकता है क्या इंफिनिटी आंसर? कभी भी नहीं आता है सॉल्विंग में। तो पर वो 2 पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट से भी देखो, 4 पॉइंट्स अभी भी है, 1 2 3 4, ये मेरे 4 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं। पर ये वाली नॉर्मल कोइंसाइड हो गई और ये वर्टिकल टेंजेंट है, नॉर्मल है, वर्टिकल नॉर्मल है। और बाकी नॉर्मल तो तुम देख सकते हो, जैसे कि इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींची तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो टोटल मिला के कितनी नॉर्मल डिस्टिंक्ट बनी यहाँ पे? 3, न कि 2, न कि 4। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है मेंस में आ सकता है, क्योंकि ये फिगर बेस्ड हो गया। एक और भी तरीके से बताया मैंने, जब पैरामेट्रिक से सॉल्व करते हैं तब भी साइन थीटा, तुम्हें पता है थीटा मेरा 0 से 2 पाई होता है। थीटा मेरा पैरामेट्रिक एंगल हमारा 0 से 2 पाई होता है। तो अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो किन किन क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है? 3rd एंड 4th। तो 2 वैल्यू आ रही है थीटा की, देखो यहाँ पे निकाला है। तो अगर पैरामेट्रिक एंगल 2 आए तो पैरामेट्रिक पॉइंट भी 2 आए, और वो 3rd और 4th क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। यहाँ देख भी सकते हो तुम, एक ये वाला पॉइंट आ रहा है और एक ये वाला पॉइंट आ रहा है। पर फिर से नहीं आया तो वो फिर से यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती थी। बट एक पॉइंट बताया मैंने यहाँ पे, यहाँ तो आ नहीं सकता था। बट अगर हम इस टाइप से इक्वेशन लिखते और सॉल्व करते तो cos थीटा इक्वल टू 0 भी एक एक्सप्रेशन आता है। और cos थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट। तो इस वे में भी हमें ऐसा सोचना पड़ सकता था, पर ये
थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बाकी तो ये क्वेश्चन है, अब तुम ये देख लेना तुम कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हो। एक ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये मेंस ओरिएंटेड है, तुम देख लेना। और भी बहुत सारे हैं, एक ये याद रखना, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस। तो पता है यहाँ पे खास बात है इस क्वेश्चन की, ये क्या लिखा है मैंने, पॉइंट बताओ, क्या ये पैरामीट्रिक पॉइंट है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज अ पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसका पैरामीट्रिक पॉइंट ऐसा होगा क्या? ये एक ऑब्लिक एलिप्स है, बिल्कुल सर भी a नहीं। cos थीटा b sin थीटा होता है। वो भी नहीं होगा बेटा, a cos थीटा b sin थीटा तो स्टैंडर्ड एलिप्स का होता है, ये ऑब्लिक है, देखो xy की टर्म सर है। h प्लस ऐसा कुछ होगा। अरे वो भी नहीं होगा, अरे ऑब्लिक का तो और खराब होता है, हमें पता भी नहीं है ऑब्लिक का, तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है पैरामीट्रिक पॉइंट। तो क्या करा है हमने यहाँ पे, मुझे बताओ, कोई भी एक रैंडम कोनिक है, उस पे एक मैंने रैंडम पॉइंट लिया, क्या मैं पोलर कोऑर्डिनेट मान सकता हूं? तुमने एक पोलर कोऑर्डिनेट करके भी पढ़ा हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर ये r है तो ये r cos थीटा कॉमा r sin थीटा होता है, जिसमें r मेरा रेडियस वेक्टर है। ये तो हम हमेशा मान सकते हैं ना किसी भी एक पॉइंट को, बिल्कुल मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पोलर कोऑर्डिनेट लिया, ये इस क्वेश्चन की खास बात है। पैरामेट्रिक पॉइंट तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, वी कांट राइट पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि ये एक ऑब्लिक एलिप्स है, और ऑब्लिक में हमने ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं है। तो फिर इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स मान के फिर देखो, ये आगे की चीजें तो तुम्हें पता है, तुम देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये नीचे जा ही नहीं रहा है, क्या पता कहाँ गया, इसके नीचे का पार्ट कॉपी नहीं हुआ है, नीचे का पार्ट, ओ मैंने शायद जो इसके नीचे का पार्ट था वो कुछ और था जो इसमें अभी एडेड नहीं है। चलो खैर कोई नहीं, गुड, इधर हो सकता है, नहीं इधर भी नहीं है, क्वेश्चंस फॉर कोनिक में होगा, हाँ ये वाला है, हाँ इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा वो। मुझे बताना तुम कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हो। नीचे आए, नीचे आए, उसमें एलिप्स स्लाइड्स ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, वो स्लाइड्स वाले। एक ये इमर्जिंग रे, रुको 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 रुको, और नीचे आ गए अपन, बहुत नीचे आ गए, नहीं इसमें भी नहीं है वो फाइल ही नहीं है, रुको, रिवीजन 2 करके ये वाले क्वेश्चंस दिए ना शायद, ये वाले क्वेश्चन मैंने, अच्छा ये दोनों अलग अलग लिखे थे जहां तक मुझे याद है, हाँ ये रहे क्वेश्चन पेंडिंग वाले, ये क्वेश्चंस की बात कर रहे हो ना, ये आखिरी के हैं 26 वाले। एक ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने तुम्हें वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस में दिए थे, एक ये वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन, ये सब चैलेंजिंग क्वेश्चन इंसर्टेड है। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, सर और ये तो शायद सर्कल का है। हाँ मैंने ये दिए हुए उस शीट में, ये वाले भी क्वेश्चन है 30 क्वेश्चंस में, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, ये वाला, हाँ ये पॉइंट भी मैंने फोटो भेजा था, ये लिख लिया सबने, ये वाला पॉइंट लिख लिया सबने, ये याद रखना, ठीक है। और उसी पे बेस यहाँ पे अब ये ऊपर है ये वाला क्वेश्चन, ये वाले मैं डिस्कस करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम, ओपन ही नहीं हो रहा है अभी तो, ये कट रहा है बहुत, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा। मुझे एक बार तुम एक काम कर लेना, ये जो मैंने 15-16 क्वेश्चन तो तुमसे डिस्कस कर लिए, अब जो आगे के 15 क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे एक ये वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हो कितने स्टार लगाए हैं, और भी क्वेश्चन है, ये स्लाइड वाला इसके ऊपर आ रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू गिव मी क्वेश्चन नंबर की, चलेगा ऐसा, वो मैं समझा दूंगा, इसमें क्वेश्चन है बहुत सारे, ये थ्योरी भी समझाइए, तुम देख रहे हो ये वाले क्वेश्चन के लिए पूरी थ्योरी समझाइए कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ये तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हें क्वेश्चन पे वापस यहाँ आना है, ये तो रिवीजन के लिए मैंने लिखा था पर वो डिस्कस नहीं कर पाया, ये वाला पार्ट आता है वापस इलिप्स से रिलेटेड, ये तो थ्योरी सी मैंने रिवाइज करवाई, ये पता है ना सबको ये चीजें, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है और डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, फोकल कॉर्ड, ये सब मैंने सोचा था, एक्चुअली प्लान था कि AITS के पहले जब मैं ये शीट डिस्कस करूंगा तो ये रिवाइज करवा दूंगा मैं सब चीजें, क्योंकि इसमें डायरेक्टर सर्कल कॉन्सेप्ट लगी है, बट ये रिवाइज हो नहीं पाया।
चलो खैर कोई नहीं। एक ये वाला भी क्वेश्चन है, लोकस निकालना है। इससे भी रिलेटेड मैंने देखो सब चीजें रिवाइज करवाई है फिर से लिख के, क्या होता है पैरामेट्रिक पॉइंट एंड ऑल। फिर ये क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं इसके। और बस ये वाले क्वेश्चन है, तो तुम एक बार क्या करना, बाकी के क्वेश्चन जो तुम्हें समझ नहीं आए तुम एक बार पढ़ो कल तक परसों तक, फिर जो नहीं आए क्वेश्चन वो मुझे बता देना, ठीक है। अब एक पार्ट बचता है अपना डायमीटर, कॉन्जुगेट डायमीटर, तो वो मैं पढ़ा दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। एक वो वाला, और एक अलग से मैं एक ऑब्लिक पैराबोला ऑब्लिक इलिप्स की एक शीट बना रहा हूँ। ऑलराइट, वो अपन अलग से ही रखेंगे पूरा ऑब्लिक वाला केस, ठीक है। वो मैं तुम्हें शीट पहले जब बना लूंगा तब मैं तुमसे डिस्कस करूंगा वो शीट, ठीक है। तो क्या अब हम वाइंड अप कर सकते हैं? सर हाँ बोलो। साहिल बोल। हाँ साहिल बोलो। सर वो 13-14 को छुट्टी होगी? हाँ छुट्टी हो। और बोलो, तुम्हें वक्त भी तो चाहिए पीआरएमओ का पढ़ने के लिए कि नहीं चाहिए? यस सर अब चाहिए। मौका मिला है, बस ये है कि उत्तरायण मत बनाना, पढ़ लेना, वरना फिर बोलोगे सर कि आप टाइम ही नहीं देते हो। जब टाइम मिलता है तब तुम्हें एंजॉयमेंट भी करना है, तो अब सेल्फ स्टडी और एंजॉयमेंट अब साथ में कैसे होंगे? अब 11वीं 12वीं में 2 साल की तो बात होती है मेहनत करने की, उन 2 साल में तुम्हें एंजॉय भी करना है, सब करना है, तो थोड़ा सा देखो टफ होता है, टफ तो होता है, सर टाइम इज गोइंग टफ। हाँ दर्पण। सर ये एडवांस के एआईटीएस के लिए लेवल 2 करना करे या ना करे चलेगा, देखो या फिर सुनो, आपके जो मैं आपने जो डीपीपी दिए वही करे? मैंने जो करा दिया है, और मैंने जो मॉड्यूल के क्वेश्चन कोनिक के लिए मैं स्पेशली बोलूंगा, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना मॉड्यूल के, वो कर सकते हो अगर वक्त मिलता है तो, वरना जो मैंने शीट्स दी वो कर लो, काफी है। ओके। जो ये क्वेश्चंस वगैरह है, जो तुम टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना जितना हो पाए, और अगर तुम बोलोगे तो मैं पिछले साल का एआईटीएस का एडवांस का पेपर भी तुम्हें भेज दूंगा, पर डिस्कस करने को मत बोलना, मैं सॉल्यूशन वगैरह भेज दूंगा। अब थोड़ा सा तुम देख लेना खुद, एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आया था पिछली बार एडवांस का, ओके। बट फिर से मैं ये कहूंगा, जिसने कोनिक पे प्रैक्टिस नहीं करी है कृपया करके इस वीक कोनिक पे प्रैक्टिस कर लेना। थ्योरी ऑलमोस्ट क्योंकि खत्म हो गई, अब सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, मैंने शीट्स वगैरह भी दे दी है, और दूसरा पीआरएमओ के लिए तैयारी करनी है। तुम्हें सिर्फ अब ये 2 चीज करनी है इस वीक, क्योंकि इस वीक में क्लासेस भी कम होने वाली है, तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लेना इन 2 चीजों पे। ऑलराइट, और कुछ? सर और पीआरएमओ के लिए जो आपने रिव्यू असाइनमेंट दिए वही ठीक है ना, या फिर बस और बस, भी अरे कुछ? बहुत है, मत करो उसमें ना, हर टाइप का एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, ओके। उसमें हर टाइप का एक क्वेश्चन है। सर हाँ बोलो। 15 को कोई एक्स्ट्रा क्लास होगी? नहीं होनी चाहिए, मोस्ट सर आपने प्रोबेबली कहा 14 हम सेंटर ही 13 और बंद 14 को रखेंगे। क्लास होगी सर पीआरएमओ के लिए। पीआरएमओ के लिए देखेंगे, वो पीआरएमओ की अलग होगी, मैं रेगुलर इसकी बात कर रहा हूँ भाई, रेगुलर क्लास की, वो तो देख लेंगे, डिसाइड ओके कर, सर। ठीक है। चलो, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो। बहुत बच्चों ने मुझे ऐसा कहा कि सर कोनिक पे प्रैक्टिस नहीं हुई है, क्यों हित और कौन कौन से, वेदांत, दर्पण, बहुत सारों ने मुझे कहा था कि सर कोनिक पे प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, साहिल। तो अब वक्त है ये वीक, तो अच्छे से कर लो, ताकि फिर एडवांस में थोड़ा अच्छा रहेगा। रही बात एडवांस के पेपर की, तो बहुत बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर आईओक्यूएम है उस दिन, तो आईओक्यूएम छोड़ दे, बिल्कुल नहीं, आईओक्यूएम तो देना है, पर तुम मंडे ट्यूसडे के बीच में दे देना पेपर, 48 आवर्स के लिए विंडो ओपन रहती है, तो तुम आगे दे देना, नेक्स्ट डे नाइट में दे देना, जरूरी थोड़ा है कि हमें उसी टाइम पे देना है, ठीक है। चल, पर हाँ एक चीज और, पीआरएमओ के पहले एआईटीएस का पेपर बिल्कुल मत देना, मैं सभी को कह रहा हूं। क्या कहा मैंने वापस बोलो? पीआरएमओ के पहले संडे को एआईटीएस नहीं पहले देना। आईओक्यूएम पेपर दोगे, उसके बाद एआईटीएस के पेपर दोगे, ये सभी के लिए कॉमन लाइन है। क्योंकि अगर तुमने सोचा कि सर मॉर्निंग में अपन आईओक्यू वो एआईटीएस दे देते हैं, फिर पीआरएमओ का दे देंगे, फिर उसके बाद वो, देखो 3 घंटे दिमाग चलाना है, और पेपर बहुत टफ आता है पीआरएमओ का, जिसका कट ऑफ बहुत कम होता है, ठीक है, पर पेपर अच्छे लेवल का आएगा, तो उसके लिए दिमाग एकदम कूल रखना है, मतलब नींद प्रॉपर लेना। बहुत ज्यादा कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है, सैटरडे को नींद अपनी अच्छे से 8 घंटे की लो, फ्रेशली उठो, और आफ्टरनून में ना शायद पेपर,
9 to 12 और मॉर्निंग में 8 है शायद। अच्छा 8 इस बजे बार रिपोर्टिंग है और उससे 8:30 बजे स्टार्ट ओके होना है। ओके ओके नहीं यस पिछली सर। बार तक इवनिंग में होती थी, आफ्टरनून में होता था पेपर, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो नहीं तुम सर पहले बीआरएमओ का तो सुबह ही होता था। नहीं नहीं आरएमओ की बात कर रही हूँ, आरएमओ की, आरएमओ आफ्टरनून में होता था, मुझे पता है पिछले 2-3 सालों से। इस बार उन्होंने ठीक है आरएमओ हटा दिया, आईओ क्यूएम का मॉर्निंग में टाइम रखा है। सर वो अभी आप फ्री हैं? क्या बोलो अंकित? सर वो कुछ से बात करना था सर, फोन कर सकता हूँ आपको अभी हाँ क्लास अभी खत्म नहीं, होने के थोड़ी बाद? देर से, अभी मेरे को घर जाना रहेगा, उसके बाद करना, सेंटर बंद हो रहा है क्योंकि। ओके सर कितने बजे? मैं कर लूंगा कॉल। ओके अंकित ओके थैंक यू सर। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर, बाय सर। सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय थैंक सर। यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।